आप लोगों ने ये दोनों टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, स्कूल मैनेजमेंट भी पढ़ लिया है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ लिया है, जो 301 है उसके फर्स्ट यूनिट में, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। पर क्या है, वहाँ पर हमने थोड़ा सा शॉर्ट वे में पढ़ी थी ये सारी चीज़ें, यहाँ पर हम थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा करके पढ़ेंगे, ठीक है। यानी आपने वो पढ़ लिया ना, तो अभी आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। चलिए, जैसा कि अपने विद्यालय वहाँ पर भी पढ़ा था सबसे पहले, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो हमें स्कूल के बारे में ही जानना होगा कि स्कूल क्या होता है, जैसा कि आपने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था 301 के। तो स्कूल जो है ये आपको ऑलरेडी पता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, कि जो ग्रीक भाषा है उससे लिया गया है और उसका कौन सा वर्ड था, स्कोले था। स्कोले का मतलब होता है लीजर, ठीक है। इसीलिए यानी कि फुर्सत या फिर बोलें, इसीलिए जो विद्यालय होता है वो ऐसी जगह है जहाँ पर उपदेश दिए जाते हैं या जहाँ पर कि लेक्चर दिए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्कूल जो है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, यानी कि एक शिक्षा का संस्थान होता है जो डिज़ाइन करा जाता है, यानी कि जो बनाया जाता है प्रोवाइड करने के लिए, यानी देने के लिए लर्निंग स्पेस और लर्निंग एनवायरनमेंट की सीखने की जगह मिल जाए हमें और सीखने का एनवायरनमेंट मिल जाए, है ना। एनवायरनमेंट से मतलब क्या है, जैसे रोड पे बैठ के नहीं पढ़ सकते, है ना, तो ऐसे तो नहीं पढ़ सकते। एक ऐसे एनवायरनमेंट है पढ़ने के लिए स्टूडेंट को, कहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ टीचर, यानी कि वहाँ पर जो टीचर होता है उसके नेतृत्व में जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है एक ऐसे स्पेस में, यानी जगह में, और एक ऐसे माहौल में, ठीक। अब अगर हम जॉन डेवी की बात करें तो जॉन डेवी जो है ना, इनका कि जो ये है जो स्कूल होता है वो समाज का लघु रूप होता है ना, समाज का मिनिएचर होता है, यानी समाज का लघु रूप होता है। तो ये बहुत ही फेमस डायलॉग है इनका, जॉन डेवी का, तो ये तो आपको रट गया होगा अभी, है ना। अब यहाँ से ही ना एक और जॉन डेवी ने बात बोली है, ये आपने पिछली बार भी पढ़ा था, 301 वाले में भी पढ़ा था कि जॉन डेवी ने ये बोला था कि स्कूल जो है वो समाज का लघु रूप है। पर अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखें जॉन डेवी ने जो दी है, तो इन्होंने ये बोला है कि स्कूल जो होता है वो स्पेशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर कि चाइल्ड जो होता है उसको पढ़ाया जाता है स्पेसिफिक एक्टिविटी और ऑक्यूपेशंस के बारे में, किस चीज़ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, यानी कि उसके विकास के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ और याद रखिएगा, जॉन डेवी ने ये और एक डेफिनेशन बोली है स्कूल के बारे में ही। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो है जेबी सीयर्स, जो है उन्होंने क्या बोला है स्कूल के बारे में, तो इन्होंने ये बोला है, अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक वर्किंग मशीन होता है जो क्रिएट करी जाती है कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन्स, यानी जिसमें क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक वर्किंग मशीन है जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, पर्सन होते हैं यानी लोग होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, सिंबल होते हैं, फॉर्म होते हैं और रूल्स होते हैं, ठीक है। यानी संगठन कार्य करने की वो मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों सबके संयोग से किया जाता है, ठीक। अब हम अगर नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है थोड़ी सी, जैसे जो उत्तर प्रदेश है तो सबसे पहले विद्यालय परिसर की जो अवधारणा है ना, कि जो स्कूल कैंपस है यानी बच्चे जो हैं उनको स्पेसिफिकली स्कूल में जाके सीखना चाहिए या ऐसी एक बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए कि वहाँ पर बच्चे आके पढ़ें। तो ये जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले यूपी में ही आया था, यानी सबसे पहले जो स्कूल है वो कहाँ पे ओपन हुआ है, यूपी में ओपन हुआ है। तो ये पहले याद रख लीजिएगा। शिमला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला पब्लिक स्कूल स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, पहला पब्लिक स्कूल शिमला में। लेकिन अगर हम स्कूल की अवधारणा के बारे में बात करेंगे तो वो अपने यूपी के अंदर, ठीक है। शिमला में पहला पब्लिक स्कूल स्टैब्लिश हुआ था 1927 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है। तो जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होता है बेसिकली ना, आप ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, है ना। जैसे हम 301 में बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी जो यूनिट होती है, या हम बोलें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, जितनी भी एक स्कूल को बनाने के लिए जरूरी चीज़ें सारी की सारी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आएंगी। इवन स्कूल के बाहर की भी जितनी चीज़ें स्कूल से रिलेटेड वो सारी की सारी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आती हैं, ठीक है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है
इससे छोटा वाला पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, उसके बारे में भी आप पढ़ चुके हो। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से जो थोड़ा छोटा पार्ट होता है वो होता है स्कूल मैनेजमेंट का, ठीक है। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे बड़ा है संगठन, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। तो जो विद्यालय संगठन होता है क्या होता है, वो नियमों और विनियमों, प्रपत्र, कैलेंडर, अनुसूचियों, सामग्री, उपकरण और मानव उपकरण, प्रयोगशाला, बुनियादी सुविधाओं आदि की प्रक्रिया से संबंधित है। यानी ये सारी की सारी चीजें जो हैं स्कूल के बारे में सब से रिलेटेड होता है विद्यालय संगठन। विद्यालय संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो लोकतांत्रिक जीवन के लिए विद्यालय का आयोजन करना, यानी कि डेमोक्रेटिक लिविंग के लिए, ठीक है। लोकतांत्रिक को हम प्रजातांत्रिक भी बोलते हैं। तो लोकतांत्रिक जीवन के लिए विद्यालय का आयोजन करना और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास की योजना बनाना, ठीक है। जितनी भी आप चीजें पढ़ोगे, जैसे मैं बताती हूँ, चाहे आप स्कूल पढ़ लो, सिर्फ सिंपल स्कूल पढ़ लो, चाहे आप स्कूल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लो, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लो, स्कूल मैनेजमेंट पढ़ लो, चाहे फिर टीचर पढ़ लो, चाहे प्रधानाचार्य पढ़ लो, कोई भी चीज पढ़ लो, हर किसी का जो मुख्य उद्देश्य होगा ना वो क्या होगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। चाहे आप और कुछ भी देखोगे, जैसे आप पाठ्य सहगामी क्रिया देखोगे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। कोई भी चीज देखोगे आप, जो पुस्तकालय बना हुआ है या स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, जितनी भी चीजें बच्चों के बारे में करी जा रही हैं, क्यों करी जा रही हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए। तो सर्वांगीण विकास तो हर किसी के अंदर आएगा, कोई भी चीज है बच्चों से रिलेटेड, वो सारी चीजें बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए, ठीक है। अब जो विद्यालय संगठन होता है ये किस चीज का पालन करता है, तो ये बाल केंद्रित सिद्धांत का पालन करता है। यानी जितनी भी चीजें स्कूल में चलनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ठीक है, या स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा इसके उद्देश्य। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे जो विद्यालय संगठन होता है उसकी विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, जो भी स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर। नेक्स्ट चीज है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी लचीलापन होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए एक बार उन्होंने जो चीज डिसाइड कर ली भाई अब उससे नहीं हट सकते, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए, यानी जिस भी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उसके अनुसार वो पॉलिसीज या फिर जो भी उनके रूल्स वगैरह हैं उनको चेंज कर दिया जाए, है ना। तो लचीलापन होना चाहिए, या फिर मतलब जो भी इन्होंने रूल्स बना दिए हैं या जो भी ये बोल रहे हैं या मतलब जितनी भी चीजें हैं बेसिकली इनके, है ना, उनमें लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए चीजें। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, यानी स्थिरता होनी चाहिए। ऐसे नहीं है आज स्कूल खुल रहा है और कल जो है यहाँ पे कुछ इल्जाम लग गए और स्कूल बंद हो गया, ठीक है, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यानी जितनी भी चीजें स्कूल में करवा रहे हैं उनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। चाहे ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो है उनका आयोजन करा रहे हैं उनके अंदर भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हर चीज के अंदर स्थिरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आज कुछ कर रहे हैं कल उसको चेंज करके कोई दूसरी चीज कर दे रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी जितने भी स्कूल के पास में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी स्रोत हैं, जितने भी साधन हैं, उनका अच्छे से यूटिलाइज करना, उनका अच्छे से उपयोग करना, ठीक है। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस स्कूल में भर भर के रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, यानी साधन बहुत सारे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी क्या होता है कि स्कूल के पास जितने भी साधन हैं वहाँ के लोग उनका यूज कैसे कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट हो जाता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होना चाहिए, यानी लोकतंत्रीय या फिर हम बोल सकते हैं प्रजातंत्रीय वो होना चाहिए, इनका प्रिंसिपल होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे फंक्शन जो है वो क्या क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो विद्यालय जो होता है उसमें जो भी प्रधान अध्यापक हैं या जितने भी अध्यापक हैं उनकी योग्यता और उनके कर्तव्य और उनके समय सारणी, ये सबको डिसाइड करने वाला कौन होता है, स्कूल संगठन ही होता है। सामाजिक हित की दृष्टि से पाठ्यक्रम का निर्माण, यानी कि समाज के लिए बेसिकली बच्चे अच्छी तरह से तैयार हो जाएं, जो समाज को लाभ पहुंचाएं, उस तरीके का पाठ्यक्रम बनाना है। इसीलिए तो देखो ये जो नैतिक शिक्षा अभी डाल रहे हैं, है ना, या फिर पर्यावरण डाल रहे हैं बच्चों के सब्जेक्ट के अंदर। इवन जब हम लोग पढ़ते थे तो मेरे को नहीं लगता कि हमने 5th-6th क्लास से पहले ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ी भी होगी। अभी बच्चे थर्ड क्लास में भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों के पाठ्यक्रम में क्यों डाली जा रही हैं, ताकि वो अवेयर हों कि समाज जो है उसकी हम कैसे भलाई कर सकते हैं। एनवायरमेंट के बारे में जब बच्चा स्टार्टिंग से ही अवेयर होगा तो उसको पता होगा ना प्लांट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना।
3rd क्लास का बच्चा है वो भी ये नहीं सोचेगा कि पेड़ को मैं कहीं से, जैसे छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको उखाड़ लूँ, क्योंकि उसके अंदर अवेयरनेस आ गई है अभी कि जो प्लांट होते हैं उनके बिना हम भी नहीं जी सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो प्लांट है उनमें भी जीवन है, तो किसी को क्यों मारना है बेफालतू में, है ना। तो अभी ये इसी सब के लिए, तो समाज के बेसिकली हित के लिए ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना। और नेक्स्ट है कार्य की अवधि बनाना, यानी कौन कितनी देर काम करेगा, योजना बनाना और उनका कार्यान्वयन करना। ठीक, नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटी जो होती हैं उनका प्रबंधन करना, अनुशासन करना, नियंत्रण करना, स्कूल भवन को देखना और कक्षाओं में फर्नीचर। जैसे मैं बता रही थी, स्कूल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं वो सारी की सारी यही ही करता है। ठीक है, इसी के अंदर ही आती है स्कूल की सारी एक्टिविटी विद्यालय संगठन के अंदर। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रवेश देखना है ना, कि जो प्रवेश हो रहा है स्कूल में वो कैसे देना है, बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम दिलवाना है या फिर मेरिट के बेसिस पे करना है, कैसे करना है एडमिशन, उनकी प्रगति जो है वो कैसी हुई, कैसे होगी। ठीक है, यानी प्रोग्रेस जो है वो कैसे चेक होगी, बच्चों की परीक्षा जो है वो कैसी होगी, 1 साल में 2 बार होगी, 1 साल में 1 बार होगी, या बीच बीच में कुछ मिड सेमेस्टर एग्जाम भी करे जाएंगे या नहीं करे जाएंगे, सारी चीजें कौन देखेगा, विद्यालय संगठन देखेगा। स्कूल की आय और व्यय से संबंधित कार्यों की जांच करना, यानी कितना स्कूल की फीस जो ले रहे हैं बच्चों से उसके थ्रू कितने पैसे आ रहे हैं, या फंड्स वगैरह भी आते हैं स्कूल्स में, जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वो फंड्स भी देते हैं ना, तो वो कितने आ रहे हैं और कितने खर्च हो रहे हैं। जैसे फर्नीचर टूट गया उसकी मरम्मत करवानी है ना, कल पेंट करवाना है स्कूल के अंदर, वॉशरूम गंदे हुए पड़े हैं उनको अच्छे से थोड़ा रिनोवेट करवाना है ना, कंप्यूटर लगवाने हैं, तो ये हो गया व्यय की कितना खर्च हो रहा है। और नेक्स्ट है समाज और विद्यालय का पारस्परिक संबंध, यानी कि जो विद्यालय और जो समाज है आसपास का उनके बीच में समन्वय बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे, उसकी भी देख रेख जो है कौन करता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ही करता है। जैसे मैं बता रही थी, चाहे स्कूल के अंदर चाहे स्कूल के बाहर, स्कूल की जितनी भी एक्टिविटी हो रही है सबका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होता है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी चीजें इवन जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है या स्कूल मैनेजमेंट है या स्कूल की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो सारे के सारी चीजें आ तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रही हैं। ठीक है, तो सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो स्कूल है बेसिकली और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, वो 2 टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे मूल्यांकन की प्रक्रिया, यानी स्कूल में जो मूल्यांकन करा जाता है वो कैसे करा जाता है। वैसे आप ये दोनों टॉपिक देखोगे ना, ये दोनों टॉपिक थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षण और पर्यवेक्षण, या परीक्षण को हम निरीक्षण भी बोल सकते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये जो दोनों टॉपिक है ना, परीक्षण और पर्यवेक्षण जो हैं ये अलग से पढ़ाए जाते हैं बीएड में, है ना, पर मैंने ये मूल्यांकन में करके डाले हुए हैं ताकि आपको है ना थोड़ा सा आइडिया लग जाए, है ना। अगर मैं डायरेक्टली ऐसे बताती तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने सोचा मूल्यांकन के अंदर इनको डाल के तब बताते हैं ना। तो मूल्यांकन तो आपको पता ही है, इवैल्यूएशन करना, ठीक है, किसी भी चीज का इवैल्यूएशन करना मतलब मूल्यांकन करना, पता करना चीजों के बारे में। तो वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक को हम बोलते हैं परीक्षण या निरीक्षण और एक को बोलते हैं पर्यवेक्षण या फिर परिवीक्षण। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहीं पे ही दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ। देखो पहला हम देख रहे हैं परीक्षण या निरीक्षण, इसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन या फिर टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, स्कूल में जाके वहाँ की सारी चीज़ों का बेसिकली इंस्पेक्शन करना, यानी कि वहाँ जाके टेस्ट करना सारी चीज़ों को, है ना, कि यहाँ पर जो लाइब्रेरी है उसमें बुक्स वगैरह हैं या नहीं है ये देखना, है ना, मतलब बेसिकली कमी निकालना जो काम होता है। वैसे कमी निकालना नहीं होता है इसका, पर मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ। आगे आए क्वेश्चन तो आप बोल दो कि मैम आपने बोला था कमी निकालना, तो उस पर टिक लगा दो, है ना। कमी निकालना बेसिकली क्या है, वहाँ पर जाके सारी चीज़ों को देखना कि किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है, पर इनका मेन उद्देश्य कमी निकालना नहीं होता, है ना, पर ये देखते हैं कि सारी की सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से चलें, वो, है ना, कि सारे चीज़ें होनी चाहिए स्कूल में, उसका ये इंस्पेक्शन करते हैं, है ना। तो बेसिकली वो काम होता है परीक्षण का। पर्यवेक्षण या परिवीक्षण होता है सुपरविजन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि एक क्लास का मॉनिटर होता है तो वो कमी नहीं निकालता, पर वो ये देखेगा कि हाँ सारी की सारी चीज़ें जो क्लास है वो सुचारू रूप से चलती रहे, कोई भी उसमें वो ना हो, है ना, वो मतलब सुपरवाइज करेगा। अगर कोई गलती हो रही तो तब भी बता भी देगा कि ऐसे मत करो, ये ऐसे कर लो, तो ये होता है सुपरविजन। ठीक है, इंस्पेक्शन का मतलब होता है सारी चीजें ढूंढ के निकालना, ये करना वो करना, ये होता है इंस्पेक्शन या फिर निरीक्षण। और जो पर्यवेक्षण होता है उसका मीनिंग थोड़ा दूसरा है, सुपरविजन, जैसे लीडरशिप जो होता है ना,
वो आ जाता है एक तरीके से इसके अंदर, ठीक है। तो ये 2 तरीके होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो निरीक्षण होता है, यानी जो इंस्पेक्शन होता है, ये बेसिकली होता क्या है ना। अब देखो, वुड का घोषणा पत्र की देन है ये, है ना। जो निरीक्षण है उसका मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, बेसिकली परीक्षा लेना, और परीक्षा का तात्पर्य है सरलता पूर्वक एवं आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना, ठीक है। जांच करना बेसिकली यही ही तो मतलब होता है निरीक्षण का, ठीक है। निरीक्षण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, किसी भी व्यक्ति की जांच करना या किसी भी प्रोसेस की जांच करना, ठीक है। तो नेक्स्ट है पर्यवेक्षण या परिवीक्षण जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पर हम सुपरविजन या फिर प्रोविजन के बारे में बात करेंगे। सुपरविजन क्या होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि एक है सुपर और एक है विजन, ठीक है, जिसका मतलब होता है सुपरविजन। इसीलिए मीनिंग क्या होता है उसका, इसका मीनिंग होता है सुपरविजन ऑफ वर्क ऑफ देयर सबऑर्डिनेट बाय द सुपीरियर, ठीक है। जबकि निरीक्षण की अगर हम बात करें, आधुनिक निरीक्षण की अगर हम बात करें, तो वहां पर क्या होता था, अपने आप में सब देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या होता है, एक बंदे को ऊपर बिठा देते हैं सुपरवाइजर की तरह, और वो सब पे निगरानी कर रहा होता है कि सारे लोग बढ़िया तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कमियां नहीं निकालना, यहाँ पे ये देखना है कमी हो ही ना। सुपरविजन का मतलब क्या है, सारी की सारी चीजें जब भी कोई भी काम करना है तो वहां पर पहले से ही एक सुपरवाइजर बिठा दिया कि भाई देख कोई कमी ना आ पाए। जबकि निरीक्षक का काम क्या होता है, वो आता ही कमी ढूंढने के लिए, उसका काम नहीं है कमी ना हो, उसका काम है कमी निकाले। जबकि सुपरवाइजर का काम क्या है कि कमी हो ही ना, उसको सुपरवाइज करना है, उसको सारे के सारे सबके ऊपर नजर रखनी है बेसिकली, है ना। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट की जो पर्यवेक्षण है वहां पर विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं, जैसे निगरानी करना, निर्देशन करना। निगरानी करना सबको देखना कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, निर्देशन करना यानी अगर किसी को जरूरत है तो उनको निर्देशन भी देंगे, मार्गदर्शन भी देंगे यानी सही राह भी दिखाएंगे, निरीक्षण भी करेंगे यानी अगर कोई कमी है वो भी बताएंगे, और सब में तालमेल भी बिठाएंगे, ठीक है। शिक्षा संबंधी और परामर्श संबंधी पहलू भी इसके अंग हैं। इस तरह एक पर्यवेक्षक की भूमिका एक नेता की भूमिका से मिलती जुलती होती है। नेता का भी तो यही काम होता है ना, लीडर का भी तो यही काम होता है, ऊपर बैठ के सब पे नजर रखेगा, सबसे काम करवाएगा, ठीक है, ताकि कुछ भी चीज गलत ना हो। नेक्स्ट है, यह संस्था एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में उपयोगी है। ये क्या है, संस्था एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में। तो सर्वांगीण विकास तो कोई भी चीज हो, सारी चीजें सर्वांगीण विकास के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है ना। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षण को ही कुछ विद्वान परिवीक्षण भी कहते हैं, ठीक है। और परिवीक्षण का मतलब क्या होता है, चारों ओर से देखना, यानी चारों ओर से निगरानी करना या चारों ओर से देखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट होते हैं। तो विल्स जो हैं इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है जो मॉडर्न सुपरविजन होता है वो हेल्पफुल होता है बेटर डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कि जो भी अधिगम या शिक्षण है उसके और ज़्यादा श्रेष्ठ विकास के लिए अच्छा होता है जो मॉडर्न डेवलपमेंट होता है वो। चलिए, है ना। तो अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चंस कर लेते हैं अपने। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, स्कूल जो है वो किस भाषा से लिया गया है। और ए जो आंसर है आपका एकदम करेक्ट है कि कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ बालक के विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है। ये किसने बोला है, चलिए जल्दी से बताइए, है ना। किसने बोला था कि स्कूल जो है वो समाज का लघु रूप होता है, यानी स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। ये किसने बोला था, उसी ने ही ये सेम डेफिनेशन बोली है। ये जो ऑप्शन है हमारा वो हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ क्रियान्वित हुई थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। विद्यालय परिसर जो है सबसे पहले उसकी अवधारणा यानी उसका कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया था, तो कहाँ पर आया था, ये ए बता रहे हो आप लोग और एकदम करेक्ट हो। कहाँ पर आया था सबसे पहले, उत्तर प्रदेश में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत में 1927 में प्रथम पब्लिक स्कूल कहाँ पे स्थापित हुआ था। चलिए जल्दी से बताइए कहाँ पे स्थापित हुआ था। कहाँ पे हुआ था, शिमला में। सब बढ़िया आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करेगा, ठीक है, कौन करेगा, शिक्षा संगठन करेगा। सबसे बड़ी जो यूनिट होती है शिक्षा की वो यही ही होती है ना।
तो नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का क्षेत्र है, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य जितने भी होते हैं उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो शिक्षा की प्राप्ति हो, चाहे फिर वो समाज वाली बात हो कि समाज की आवश्यकताओं को कैसा पूरा कर सकते हैं, तो अगर जहां पर भी हमने विद्यालय संगठन पढ़ लिया तो हम इसी पर ही राइट टिक लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी जो यूनिट है वो यही ही है ना। तो अगर सबसे बड़ी यूनिट जो है वही ही सबसे पहले, जैसे इवन ये बात करो कि यहाँ पे अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है या स्कूल मैनेजमेंट है, अगर वो कर रहा होगा इन सब कामों को, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा होगा, है ना, या फिर समाज जो है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा होगा, तो जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट है वो भी तो विद्यालय संगठन का ही पार्ट है। तो जहां पर विद्यालय संगठन आ जाए ना, वहां तो और सारी चीजें अपने आप उसके अंदर ही आ जाती हैं, है ना। जैसे आप प्रबंधन देखो, नियोजन देखो, प्रशासन देखो, ये सारी की सारी चीजें विद्यालय संगठन का ही तो पार्ट है। तो इसीलिए जहां विद्यालय संगठन होगा, ये समझ लो इंडिया पाकिस्तान है ना, तो संगठन पाकिस्तान है, ठीक है। सॉरी, संगठन जो है वो क्या है? इंडिया है, यानी ये सबका बाप है, ठीक है, ये इंडिया है ना। तो ये एक बार आ गया तो इसके अलावा कुछ नहीं, फिर ये है तो बस यही ही है, ठीक। नेक्स्ट है विद्यालय संगठन का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है ना। तो यहाँ पर आपने अगर सर्वांगीण विकास देख लिया तो कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चाहे वो गणित विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो रुचियों का विकास हो, ये सारे के सारे विकास भी किसका पार्ट है? सर्वांगीण विकास का। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है? चहुमुखी विकास भी बोलते हैं इसको, यानी सारी की सारी दिशाओं में, सारे के सारे डोमेन में विकास, है ना। तो अगर सर्वांगीण विकास आ गया तो मतलब फिर से वही बात हो जाएगी, सर्वांगीण विकास मतलब इंडिया, है ना, बाप है ये आ गया तो फिर कहीं और हमें जाना ही नहीं, कहीं और हमें देखना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। विद्यालय संगठन का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो विद्यालय संगठन का सिद्धांत देखो, चाहे विद्यालय हो, चाहे फिर वो प्रधान अध्यापक हो, चाहे फिर वो क्लास टीचर हो, चाहे फिर वो पाठ्यक्रम हो, चाहे फिर वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे स्कूल मैनेजमेंट हो, चाहे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन हो, इन सब का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है? बाल केंद्रित होता है, यानी बच्चे पे केंद्रित होता है। जहां पर बाल केंद्रित आ जाए वहां कहीं और देखना ही नहीं है, सीधा सीधा बाल केंद्रित, ठीक। नेक्स्ट है संगठन कार्य करने की मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों सबके संयोग से किया जाता है। ये किसने बोला है? तो ये जेबी सीयर्स ने बोला था, और हमारा ए ऑप्शन जो है वो हो जाता है करेक्ट, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया और हमारे एमसीक्यूज अभी बहुत ज्यादा है, तो अभी मैं आपको करवा देती हूँ, है ना। चलो नेक्स्ट है विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? संगठन के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? लोच हमने पढ़ा था कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग हमने पढ़ा था कि जितने भी संसाधन हैं उनका बेस्ट उपयोग जो है वो होना चाहिए, लोकतांत्रिक सिद्धांत होना चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है वो है विद्यालय संगठन का मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखो विद्यालय संगठन का मुख्य कार्य क्या होता है? समय सारणी बनाना, बिल्कुल, शिक्षा का नियोजन करना, बिल्कुल, और प्रवेश परीक्षा देना, बिल्कुल, ये सारे के सारे हमने ऊपर पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, है ना। तो इसका भी जो आंसर है वो क्या हो जाएगा करेक्ट? वो हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समिति संगठन में कैसे निर्णय लिया जाता है? समिति निर्णय लेने के लिए शीर्ष प्राधिकरण से अनुरोध करती है, या अध्यक्ष सभी निर्णय लेते हैं, या समिति के वरिष्ठ सदस्य निर्णय लेते हैं? निर्णय बहुमत के नियम द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है। कैसे लिए जाते हैं? समिति संगठन में निर्णय के बहुमत से, यानी ज्यादा लोग जिस पक्ष में होंगे वही ही मानी जाएगी बात, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालय का आकलन किया जाता है या किया जाए, कैसे किया जाए या इवन कैसे किया जाता है ना। तो शिक्षकों द्वारा भी किया जाता है, छात्रों द्वारा भी और समुदाय द्वारा भी, इवन यहाँ पर अगर आ जाता है पेरेंट्स द्वारा यानी अभिभावकों द्वारा, तो अभिभावकों द्वारा भी करा जाता है, यानी उपरोक्त सभी जो है ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में आवश्यकता होती है। जब भी इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है, तो किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? परीक्षण की पड़ेगी और पर्यवेक्षण की पड़ेगी और परिवीक्षण की। ये दोनों तो एक ही चीज होते हैं वैसे भी, है ना। यानी हमारा जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। जैसे हमने पढ़ा था मूल्यांकन हम ऐसे ऐसे 2 विधियों से करते हैं। नेक्स्ट है, निरीक्षण जो है वो एक प्रयोजन है, यानी निरीक्षण जो होता है, जो इंस्पेक्शन होता है, वो क्या करता है? छात्रों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, या विद्यालय के विकास के लिए योजना बनाता है, या शिक्षकों को अच्छा शिक्षक बनाता है, या विद्यालय प्रबंधकों को अनुशासित करता है। देखो मेन काम क्या होता है? शिक्षकों को अच्छा शिक्षक बनाना, क्योंकि इंस्पेक्शन का या निरीक्षण का काम ही ये होता है, ठीक है, कि जाके देखना कि वहां पे जो शिक्षण कार्य है वो बढ़िया तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? यानी जो निरीक्षण करते हैं वो करते क्यों है? ठीक है, तो कार्यालय अभिलेखों की जांच के लिए करते हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है? देखो ये करते तो हैं जांच, जो भी जितने भी विद्यालय के अभिलेख होते हैं उनकी जांच तो करते हैं, पर हाँ मुख्य उद्देश्य ये नहीं होता, है ना। नेक्स्ट है, विद्यालय के आंतरिक प्रशासन पर नियंत्रण रखना, या विद्यालय के लिए रिपोर्ट तैयार करना, या विद्यालय में सुधारात्मक परिवर्तन लाना। तो मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो भी वहां पे चीजें चल रही हैं जैसी भी, उनको बढ़िया करना। अगर बुरी हैं तो बढ़िया करना, बढ़िया है तो और बढ़िया करना, ठीक है। नेक्स्ट है, निरीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अगर हम सत्य कथन की बात करें तो क्या है? ये सुधारात्मक होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। निरीक्षण करते ही इसलिए हैं ताकि जो भी चीजें चल रही हैं वो और बेहतर हो सके। त्रुटि निकालने की प्रक्रिया है ना, जैसे मैं बोल रही थी आप लोगों को कि वैसे यहाँ पर हम त्रुटि ही निकालते हैं, है ना, पर हमारा मेन फोकस त्रुटि निकालना नहीं होता, मेन फोकस होता है सुधार लाना, ठीक है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ये या सहयोगी प्रक्रिया है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो देखा जाए ना, अभी के टाइम में निरीक्षण जो है, मॉडर्न निरीक्षण जो है वो तो सहयोगी प्रक्रिया ही होती है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, सुधारात्मक जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए हम ए ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि मेन जो इसका फोकस होता है वो सुधारात्मक परिवर्तन पे ही होता है ना। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम निरीक्षण पद्धति जो है वो किस आयोग की देन है? ठीक है, ये आपको पता चल ही गया होगा, जो वुड का घोषणा पत्र था जिसमें उन्होंने बात करी थी इंग्लिश की, ठीक है, कि जो उच्च कक्षाएं हैं, यानी जो उच्च जैसे महाविद्यालय हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, बैचलर्स की या मास्टर्स की पढ़ाई होगी वो इंग्लिश में होनी चाहिए, चाहे जो इससे नीचे वाली कक्षाएं हैं स्कूल वाली, चाहे उनमें मातृभाषा में हो रही है, हिंदी में हो रही है तो चलेगा, लेकिन जो बड़ी कक्षाएं हैं उनमें इंग्लिश में होनी चाहिए, है ना, पढ़ाई। इसकी बात करी थी, और उन्होंने औरतों की जो पढ़ाई है उसकी बात करी थी, है ना, और उसी में ही उन्होंने सबसे पहले निरीक्षण की भी बात करी थी, ठीक है। तो वुड का घोषणा पत्र जो है ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, निरीक्षण विस्तृत होना चाहिए, ठीक है, यानी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय की समस्त क्रियाएं उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाती हैं। ये किसने बोला था? तो ये बोला था रायबर्न ने, है ना। ये भी सारी की सारी चीजें वहीं से ही आपको समझ आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रचलित निरीक्षण पद्धति में निरीक्षक की स्थिति होती है। जो निरीक्षक होता है, अगर हम देखें तो निरीक्षक जो है वो कैसा होता है? ठीक है, सहयोगी नेता की होती है या अभिनायक की होती है निरीक्षक की, या फिर हिसाब किताब को देखने वाले के रूप में होती है ना। देखो नेता की अगर हम बात करेंगे ना, तो हम हमेशा बात करेंगे जो परिवीक्षण करने आता है ना, जो सुपरवाइजर होता है वो काम करता है नेता की तरह, है ना, क्योंकि निरीक्षण का काम क्या है? बेसिकली आके सारी की सारी चीजें देखना, निरीक्षण करना उनका, ठीक है, टेस्ट करना उनको, इंस्पेक्शन करना उनका कि, और जबकि नेता का काम ये थोड़ी होता है, नेता का तो काम होता है बढ़िया तरह से काम करवाना, है ना। तो बढ़िया तरह से काम कौन करवाएगा? सुपरवाइजर करवाएगा, पर्यवेक्षक करवाएगा, ठीक है। ये किसकी तरह होता है? अभिनायक की तरह होता है, यानी इसको कुछ देखना वेखना नहीं है, आके अपनी हीरोगिरी करनी है ना। अभिनायक मतलब हीरो, तो हीरोगिरी करनी होती है, आते हैं और देखते हैं कि हाँ क्या चल रहा है और क्या क्या इसमें गलत चीजें हैं। नेक्स्ट है, हिसाब किताब को हिसाब किताब भी देखता है ये सारे के सारे, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रचलित निरीक्षण जो होता है वो होता है नहीं, जो प्रिवेलेंट ऑब्जर्वेशन होता है या प्रिवेलेंट इंस्पेक्शन जो होता है वो कैसा होता है? ठीक है, तो ये कैसा होता है? अनौपचारिक और अस्वाभाविक होता है, या औपचारिक और स्वाभाविक होता है, या अल्पकालिक और आधिकारिक होता है? देखो इसमें जो बी और सी ऑप्शन है ना, ये दोनों करेक्ट हैं। अनौपचारिक और अस्वाभाविक कौन सा होता है? तो अनौपचारिक और अस्वाभाविक होता है जो मॉडर्न वाला होता है, ठीक है, जो
आधुनिक निरीक्षण होता है वो, ठीक है, क्योंकि आधुनिक में क्या होता है, जो स्कूल का स्टाफ होता है वो ही खुद में देख रहा होता है। जो प्रचलित है उसका मतलब क्या है, जो पुराने वाले टाइम का होता था वो, यानी कि जो प्राचीन वाला होता था वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पर्यवेक्षण के क्वेश्चंस आ गए हैं। पर्यवेक्षण जो है उसका जो मतलब है वो क्या है, तो पर्यवेक्षण का जो मतलब है वो क्या है, अच्छा, पर्यवेक्षण जो है उसका अर्थ है, यानी किसके लिए किया जाता है पर्यवेक्षण या फिर सुपरविजन, संस्थाओं के सुधार के लिए, अध्यापन के सुधार के लिए, अध्यापकों के विकास के लिए या छात्रों के विकास के लिए। जहाँ पे भी छात्रों का विकास आ रहा है वहाँ पे तो हमें कुछ और देखना ही नहीं है, जितनी भी चीजें हो रही हैं सारी की सारी हो तो छात्रों के विकास के लिए ही रही हैं, है ना। नेक्स्ट है परिवीक्षण का अर्थ होता है, यानी जो परिवीक्षण होता है उसका मीनिंग क्या होता है, तो परिवीक्षण मतलब पर्यवेक्षण, दोनों का मतलब एक ही है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, क्यों होती है पर्यवेक्षण की आवश्यकता, क्योंकि विद्यालय में संचालित होने वाले गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है, तो बिल्कुल हाँ, है ना, उनका जो भी गतिविधि चल रही है उनका मूल्यांकन करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब पूरे टाइम उन गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, उनकी निगरानी करी जा रही है, सुपरविजन का मतलब यही तो होता है, निगरानी करना, है ना, तो जब भी उनका इवैल्यूएशन करेंगे तो उसमें हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु पर्यवेक्षक जरूरी है, तो ये भी बढ़िया है ना। जैसे जो भी कंपनीज होती हैं अगर उनमें मैनेजर ना हो, है ना, तो जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं वो बढ़िया तरह से काम थोड़ी करेंगे, वैसे ही जो भी स्कूल है वहाँ पर अगर पर्यवेक्षक ना हो, एक सुपरवाइजर ना हो, जैसे स्कूल का सुपरवाइजर कौन है, प्रधानाचार्य है ना, तो अगर प्रधानाचार्य नहीं होगा तो अध्यापक ढंग से काम नहीं करेंगे, और अगर प्रधानाचार्य जिस दिन होता है स्कूल में उस दिन अध्यापक बढ़िया तरह से काम करते हैं। समय और साधनों का उचित उपयोग, तो ये भी इसका ही काम होता है सुपरविजन का, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है, विद्यालय में पर्यवेक्षण जो है उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षकों, छात्रों, कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना, बिल्कुल करेक्ट बात है। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर बल देना, ये भी करेक्ट बात है। शिक्षा जगत के नवीन आविष्कारों से परिचित कराना, ये भी बढ़िया बात है, यानी जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर भी हो जाता है करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट है, परिवीक्षण में जो अहम भूमिका होती है वो किसकी होती है, यानी जो सुपरविजन होता है उसमें अहम भूमिका किसकी होती है ना। तो जैसा मैं बता रही थी, स्कूल में जो सुपरवाइजर का काम है वो कौन करता है, प्रधानाचार्य करता है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वही तो सारी चीज़ों को सुपरवाइज करता है, चाहे वो टीचर्स हैं चाहे और भी बाकी के जो भी काम स्कूल में चल रहे हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें, कौन देखता है, प्रधान अध्यापक ही देखता है ना। नेक्स्ट है, पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो ये ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी, ये क्वेश्चन भी याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो गाइज अगर आप हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है RMPSU आरती मैम करके, आप इस एप्लीकेशन पे जा करके हमारा जो नोट्स हैं वो बाई कर सकते हैं। नोट्स में आपको शॉर्ट नोट्स और MCQs इसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, और थोड़े MCQs थोड़े और ज़्यादा होंगे एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, एक ही साथ दिए हुए हैं दोनों लैंग्वेजेस में, यानी कि नोट्स जो हैं वो बाईलिंगुअल हैं, दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स मिलने वाले हैं, यानी BD 301, 302, 303, 304 और 305। 305 में जो आपके पेडागोजी वाले सब्जेक्ट हैं वो आपको सारे पेडागोजी के सब्जेक्ट मिलेंगे, जो म्यूजिक है उसका नहीं मिलेगा क्योंकि म्यूजिक का मैं बनाऊंगी ही नहीं, ठीक है। बाकी जो उर्दू का है वो भी आपको मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, मैथ्स सबका आपको मिल जाएगा, कॉमर्स सबका मिलेगा, ठीक है। और उसका नहीं बनाऊंगी, म्यूजिक का नहीं बनाऊंगी, तो प्लीज म्यूजिक वाले जो हैं वो उनको पेडागोजी वाले नोट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ म्यूजिक के, ठीक है। बाकी सब के पेडागोजी नोट्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। इस कोर्स में आपको इस बार एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है, देखो आपको शॉर्ट नोट्स MCQs तो मिलने ही वाले हैं, MCQs विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों मिलने वाले हैं। पहले विद आंसर वाले पढ़ लो, उसके बाद विदाउट आंसर वाले पे आप खुद से टिक लगा करके देखोगे आपके कितने सही हो पा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज इस बार दी हुई है और वो होने वाली है क्विज, ठीक है। ये क्विज आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। तो क्विज है, ये जो क्विज है इसमें होने वाला क्या है, तो इस क्विज में हर एक यूनिट के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि अगर आपका 301 सब्जेक्ट है इसके अंदर 4 यूनिट होंगी, तो पहली यूनिट में से 50 क्वेश्चन, दूसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन, तीसरी यूनिट में से 50 क्वेश्चन और चौथी यूनिट में से 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हर एक यूनिट के
के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनका क्विज बनाने वाले हैं इस बारी। तो ये आपको क्विज भी इसी के अंदर ही मिलेगा। अगर आप ये क्विज भी इवन अकेला करके चले जाते हैं तो भी आप आराम से पेपर कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम क्विज में उनको डालेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज में। तो अगर आप चाहते हैं इसको बाय करना तो आप बाय कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जो नोट्स हैं वो आप प्रिंटेबल नहीं है, ठीक है। बाद में फिर मेरे को कॉल वगैरह आते हैं, ठीक है, तो आप पहले ही समझ लीजिए जो नोट्स हैं वो प्रिंटेबल नहीं है, इनका प्रिंट नहीं निकलेगा, आपको फोन से ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मेन जो सब्जेक्ट है ना, और या फिर हम बोले यूनिट फर्स्ट का भी मेन टॉपिक है, आपके सब्जेक्ट का भी मेन टॉपिक है जो 302 सब्जेक्ट है ना। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसका नाम ही था स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रबंधन जो है वो मैनेजमेंट होता है, तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक बन जाता है ना। या इसकी मैनेजमेंट की ना एक चीज़ भी नहीं छोड़नी है आपको, क्योंकि मैनेजमेंट में से क्वेश्चंस आएंगे भर भर के, है ना। आपको पता है 301 में भी आएंगे और 302 में भी आएंगे। तो प्रबंधन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का आपको कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं इन दोनों चीज़ों से, ठीक है। चलिए, तो स्कूल मैनेजमेंट या स्कूल प्रबंधन जो होता है बेसिकली ये होता क्या है। तो देखो, स्कूल प्रबंधन जो है ना, अगर कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है, ऐसे आ रहा है कि क्या ये कला है, क्या ये विज्ञान है, क्या ये व्यवहारिक विज्ञान है, क्या ये गणित है, क्या ये है वो है, ये सब कुछ होता है, ये समझ लो, है ना। तो जो कोई भी सब्जेक्ट का नाम आ रहा है, किसी भी चीज़ का नाम आ रहा है, आपको सीधा टिक लगा देना है, हाँ सब कुछ है ये। जैसे कि ये कला भी है, एक विज्ञान भी है, एक संगठन भी है, एक व्यक्ति भी है, एक अनुशासन भी है और एक प्रक्रिया भी है, ठीक है। सारी चीज़ें होता है प्रबंधन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रबंधन जो है वो बेसिकली होता क्या है। तो हमारे पास जितने भी स्रोत हैं, हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं, स्रोत को हम और क्या बोल सकते हैं, संसाधन, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी स्रोत हैं या जितने भी संसाधन हैं उस सब का ऐसे उपयोग करें कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव अपना सोच रखा है या जो भी हमने अपना लक्ष्य सोच रखा है उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। जैसे स्कूल होता है, तो स्कूल में अगर हमने ये सोच रखा है कि जो भी बच्चे हैं उन सारे के सारे बच्चों को जो है उनके मार्क्स 80% से ज़्यादा आने चाहिए। तो स्कूल में हमारे पास जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे पास सोर्स अवेलेबल हैं, सारे के सारे सोर्सों का, सारे के सारे संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करेंगे कि जो भी हमारा लक्ष्य हमने निर्धारित किया था कि बच्चों की 80% आ जाए वो पूरा हो जाए। इसी को ही हम प्रबंधन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो स्कूल प्रबंधन है बेसिकली उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पर योजना, स्कूल को व्यवस्थित करना, आदेश देना, समन्वय करना, प्रेरित करना और पूरक बनाना, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल होती हैं स्कूल प्रबंधन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मैनेजमेंट होता है, जो भी मैनेजमेंट होता है उसको हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे अगर स्कूल की बात कर लें तो जो स्कूल प्रबंधन है हम उसको स्कूल का दिमाग समझेंगे, स्कूल का ब्रेन समझेंगे, मस्तिष्क समझेंगे, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो क्या है, उसका मस्तिष्क है, यानी जितनी भी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। मस्तिष्क का मतलब क्या है कि जितने भी चीज़ें होंगी वहाँ पर वो सारी की सारी प्रबंधन की वजह से ही होंगी। प्रबंधन ही सोचेगा आगे क्या करना है, प्रबंधन ही कंट्रोल करेगा सबको, प्रबंधन ही सबसे सारी की सारी चीजें करवाएगा, प्रबंधन ही सोचेगा कि आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो जितने भी काम दिमाग के होते हैं वो सारे के सारे काम होते हैं प्रबंधन के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे हम उसको स्कूल का नाम दे दें, चाहे किसी कंपनी का नाम दे दें, किसी यूनिवर्सिटी का नाम दे दें, किसी भी चीज़ का नाम दे लो, हर किसी का जो मैनेजमेंट होता है वो ब्रेन होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का। अब सेकंड चीज़ आ जाती है जो मोटिवेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक प्रबंधन के लिए, क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो प्रबंधन में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे प्रॉपर काम कर ही नहीं पाएंगे, है ना, अच्छे से काम करेंगे ही नहीं अगर उनके अंदर प्रेरणा ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है। तो मोटिवेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं दिल या फिर हार्ट या हृदय, जो भी समझ लो। तो जो मोटिवेशन होता है, नहीं जो प्रेरणा होती है, उसको हम बोलते हैं जो हमारा प्रबंधन है उसका दिल या फिर उसका हृदय, ठीक है। तो प्रबंधन का जो दिल होता है वो कौन होता है, प्रेरणा होती है ना। यानी मोटिवेशन जो होती है वो हार्ट होती है मैनेजमेंट का, और जो भी संगठन होता है, नहीं जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका मस्तिष्क क्या होता है, प्रबंधन होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं दोनों। वैसे तो याद रखने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। जो हमारा प्रबंधन है वो मस्तिष्क है, जो हमारी प्रेरणा है वो हृदय है इसका प्रबंधन का, बस इतनी सी चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत योगदान दिया है इसकी डेफिनेशंस में। अब ना एक काम करना, जो डेफिनेशन आपने
उसमें पढ़ी हैं, 301 में पढ़ ली हैं, वो मैंने यहाँ पे नहीं डाली हैं, है ना। जो आपके नोट्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगी, यहाँ पे नहीं डाली हुई है। जो लोग ऑनलाइन नोट्स बना रहे हैं ना, वो एक काम कर लीजिएगा, जो 301 वाला सब्जेक्ट है वहाँ पे जो प्रबंधन की डेफिनेशन है वहाँ से उठा के यहाँ डाल लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 2-2 बार पढ़ाने का क्या फ़ायदा। वैसे तो आगे अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो हम डबल बार पढ़ेंगे ही, 301 में भी पढ़ी है, यहाँ भी पढ़ी है, पर डेफिनेशन मैंने यहाँ पे वो डाली नहीं है जो उधर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हेनरी फेयोल का नाम आता है। हेनरी फेयोल, या फिर हम बोले एक साइंटिस्ट हैं लूथर गुलिक, तो इन दोनों का बड़ा ही योगदान है प्रबंधन के अंदर। और अगर हम सबसे ज़्यादा योगदान माने तो किसका है, हेनरी फेयोल का है, ठीक है। जो हेनरी फेयोल हैं इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान है प्रबंधन के अंदर, इसीलिए इनको माना जाता है कि जो आधुनिक प्रबंधन है, यानी कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, मॉडर्न मैनेजमेंट है, सॉरी, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, तो जो मॉडर्न मैनेजमेंट है या जो आधुनिक प्रबंधन है उसके जनक मानते हैं इनको, जो हेनरी फेयोल हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ी सही सही बातें करी हैं। इन्होंने बेसिकली ना, हेनरी फेयोल की आपको 2 चीज़ें याद रख लेनी है। इन्होंने 5 प्रक्रिया बताई हैं प्रशासन की, कैसे हम प्रशासन को कर सकते हैं, और इन्होंने 14 प्रबंधन के सिद्धांत बताए हैं। तो ये वाली दोनों चीज़ें याद रख लेनी है, प्रशासन की 5 प्रक्रिया बताई हैं और 14 बताए हैं इन्होंने प्रबंधन के सिद्धांत, ठीक है। तो वो हम खैर अभी आगे पढ़ेंगे, पर आपको यहीं से ही थोड़ा सा माइंड मेकअप हो जाए कि बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेनरी फेयोल, ठीक है। तो हेनरी फेयोल जो है, इन्होंने डेफिनेशन भी दी है एक मैनेजमेंट की, और इन्होंने क्या बोला है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है फोरकास्ट करना और प्लानिंग करना, अरेंज करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, इंस्ट्रक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना या कंट्रोल करना, ठीक है। तो इसका प्रबंधन जो है उसका आशय बेसिकली किससे है, योजना से, संगठन से, निर्देश से और समन्वय से और नियंत्रण से। अब आप देखोगे ना तो ये 5 चीज हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और ये जो मैं बोल रही थी प्रशासन के, इन्होंने 5 वो दिए हैं, प्रक्रिया दी हैं, तो वो यही वाली 5 ही हैं, है ना। अभी इनके बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो जब भी डेफिनेशन में ये 5 चीज आ रही हैं तो किसने दी थी, हेनरी फेयोल ने दी थी, तो आपको याद रह ही जाएगा, है ना। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं। अब नेक्स्ट जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं जेम्स लुंडे, और जो जेम्स लुंडे हैं उन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने क्या बोला है कि जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है आर्ट ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग एफर्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब भी सीधी सीधी ये वाली चीजें आ रही हैं 5, तो आप हेनरी फेयोल लगा ही दोगे। लेकिन याद रखिएगा, जब ऐसे करके 5 चीजें आ रही हैं, जैसे कि विशिष्ट उद्देश्य के प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित और नियंत्रित करने की कला है, ठीक है। तो एक तो चीज हो गई यहाँ पे कला की, कला किसने बोला है ना, आर्ट है ये। और दूसरी चीज यहाँ पे हो गई ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के इन सारे के सारे चीजों को करके उसके ऑब्जेक्ट को पाने की जो कला है या जो आर्ट है उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। ये बोला है जेम्स लुंडे ने। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एप्पल पे। तो जो एप्पल हैं उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है मैनेजमेंट जो है वो डेवलपमेंट है लोगों का, डायरेक्शन ऑफ थिंग्स का नहीं, है ना, वस्तुओं के निर्देशन से नहीं है, इसमें व्यक्तियों का विकास करा जाता है, ये बोला है एप्पल ने। और जो मूरे हैं उन्होंने बोला है प्रबंधन का आशय निर्णयन से है, यानी कि डिसीजन मेकिंग से है, ठीक है। क्योंकि देखो जितनी भी चीज़ें, प्रबंधन का मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, एक स्पेसिफिक लक्ष्य है, उसकी हमें प्राप्ति करनी है, जो भी हमारे पास संसाधन है उनका अच्छे से प्रयोग करके, ठीक है। अब कैसे, कहाँ पे क्या किया जाएगा, कब किया जाएगा, किसको साथ में लेके किया जाएगा, कैसे लोगों को मोटिवेट करा जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, डिसीजन मेकिंग ही तो है। डिसीजन मेक करना पड़ेगा, यानी किसी ना किसी को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि कब कैसे क्या करना है, और जिसको भी डिसीजन लेना है वही कौन है, वही प्रबंधन है, वही मैनेजमेंट है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि डिसीजन मेकिंग ही मतलब होता है बेसिकली तो प्रबंधन का, है ना, यानी निर्णय लेना कि कब कैसे क्यों, कब कहाँ कैसे क्या करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे साइंटिस्ट मिलवर्ड। हाँ अबे आज मैं थोड़ा बिजी थी, है ना देख लूंगी मैसेज, क्योंकि वैसे भी 24 आवर्स में आपको वो हो जाएगा, ठीक है, 24 आवर्स में रिप्लाई मिल जाए करेगा। अब रात को देखा करूँगी मैं ना सबके मैसेज रात में। अभी आपकी क्लास हो जाएगी, उसके बाद में मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तब देखूँगी।
नोट्स वोट्स का ये सब वो रहता है ना, बिजी रहती हूँ थोड़ी सी, ठीक है। तो रात में देख लिया करूँगी, जिसका भी जो भी मैसेज है वो रात में ही दिखेगा, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है जो ब्रीच है इन, अच्छा मिलवर्ड रह गया है अभी। मिलवर्ड ने क्या बोला है, तो मिलवर्ड ने बोला है कि प्रबंधन वो प्रक्रिया है जिससे हम नीतियों का क्रियान्वयन, नियोजन और पर्यवेक्षण करते हैं, है ना। ब्रीच ने क्या बोला है, इन्होंने सिंपल सी चीज बोली है, प्रबंधन जो है वो नियोजन की विधि है, यानी प्लानिंग की एक मेथड है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे जो टेरी है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है लोगों के कार्य करने की कला है, ठीक है। मैनेजमेंट जो है लोगों के कार्य करने की कला है, उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे आ जाए कि लोगों से काम करवाने की कला है, तो करवाने की कला क्या होता है, नेतृत्व होता है। और कल हमने क्या पढ़ा था कि नेतृत्व जो है वो मैनेजमेंट और नेतृत्व जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, क्योंकि दोनों का काम सेम सेम होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे जो लॉरेंस हैं, इन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है कि मैनेजर वो होता है जो मैनेज करता है मैनेजमेंट को, यानी मैनेजमेंट को, प्रबंधन को जो मैनेज करेगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मैनेजर। तो आपको सबको पता ही है मैनेजर हर कंपनी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पीटर एफ ड्रोकर जो है, इन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है ये गतिशील और जीवनदायक तत्व है, ये बोला है ड्रोकर ने। तो यहाँ पे हो जाती है हमारी सारी की सारी डेफिनेशंस फिनिश, ठीक है। और अब जैसे कि मैंने बोला था हेनरी फेयोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्रबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनकी आपको एक चीज़ भी नहीं छोड़नी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हेनरी फेयोल हैं, इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है, यानी आधुनिक प्रबंधन के पिता बोला जाता है या जनक बोला जाता है इनको। इनकी एक बुक भी है, इसका भी नाम याद रखिएगा, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो है वो इनकी ही पुस्तक है। अब इन्होंने 5 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज के बारे में, यानी 5 महत्वपूर्ण क्रियाएं बताई हैं प्रबंधन की, ठीक है। कौन कौन सी 5 हैं, तो पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है डायरेक्टिंग, फिर है कोऑर्डिनेटिंग और फिर है कंट्रोलिंग। आपको याद कैसे करना है, पॉड सी करके याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्रम में आपको याद करनी है, ऐसे नहीं है। उसमें ऐसे भी आ सकता है कि जो हेनरी फेयोल ने 5 क्रियाएं बताई हैं या जो 5 प्रोसेस बताई हैं, उनमें से थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, सेकंड कौन सा है, से भी पूछा जा सकता है। तो आपको पॉड सी या पॉड डबल सी करके याद रखना है। P फॉर प्लानिंग हो जाएगा, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, D फॉर डायरेक्टिंग हो जाएगा और C फॉर कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। एक का मतलब और एक का मतलब कंट्रोल, तो सबसे लास्ट में कंट्रोल है, ठीक। अब एक एक करके देख लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। देखो प्लानिंग का मतलब तो वही होता है कि कोई भी चीज़ जब भी करनी है तो उसको प्लान करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिससे भी करवानी है ना उन सबको, मतलब कि वो हमने प्लान तो कर लिया, एक हमने मतलब वो बना लिया, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया कि हमें कैसे कैसे कब कब क्या क्या करना है। अब उसको कैसे किससे कब करवाना है ये भी तो देखा जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन, यानी सबके काम बांट दिए। अभी पहले योजना बनाई थी, अब सबके काम सबको बांट दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, सबको प्लानिंग बन गई है पूरी, सबको अपने अपने काम बट गए हैं, अब क्या होगा, डायरेक्टिंग होगा, यानी कि जो भी मैनेजमेंट है उसने वो काम जिसको भी दिए हैं ना वो उसको देखेगा फिर मैनेजमेंट अच्छे से कि ये काम प्रॉपर टाइमिंग पे अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो डायरेक्टिंग होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा वाइड, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम तो यहीं पे है ना, डायरेक्टिंग पे। अभी काम होने लग पड़ा है ना, काम होने लग पड़ा है अभी, तो अभी ये सबसे बड़ा जो होता है वो यही ही होता है, डायरेक्टिंग। तो बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है ये डायरेक्टिंग। और इसके टास्क कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी मैनेजमेंट है वो ऑब्जर्व करेगा सारे काम ढंग से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। कम्युनिकेशन, एक दूसरे से अच्छे से करेंगे जब काम कर रहे होंगे कि मेरा इतना हो गया, इसके बाद में फिर ये करना है, तुम्हें ये कर लो, तो वो सारी की सारी कम्युनिकेशन होगी। मोटिवेशन भी होगी, मैनेजमेंट बीच बीच में मोटिवेट भी करता रहेगा, प्रेरणा भी देता रहेगा, ताकि जो काम है वो प्रॉपर टाइमिंग पे आराम से फिनिश हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है लीडरशिप, ठीक है। तो लीडरशिप और मैनेजमेंट तो वैसे भी मैं बता रही थी एक दूसरे के पूरक ही हैं, है ना। और यहाँ पर अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम कोऑर्डिनेशन पे। तो कोऑर्डिनेशन जो है
उसके बारे में बर्नार्ड ने एक चीज बोली है। इन्होंने बोला है कोऑर्डिनेशन जो होता है वो वाइटल फैक्ट होता है सर्वाइवल के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। यानी जो भी संगठन है उसके जीवित रहने के लिए समन्वय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। और समन्वय या कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या होता है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना उनमें अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो, अच्छे से समन्वय हो, है ना। जो उनके बेसिकली रिश्ते हैं वो बढ़िया रहे, ऐसे नहीं रहे कोई मुंह फुला के बैठा है ना, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, तो वो एक काम को कैसे कर पाएंगे फिर, ठीक है। तो बर्नार्ड ने इसके बारे में ये बोला है कि जो जीवित रहने के लिए समन्वय जो होता है वो किसी भी संगठन के जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी होता है। अब जो कोऑर्डिनेशन होता है इसके भी डिफरेंट एलिमेंट हैं। कौन कौन से हैं? तो बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि जो भी जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में बैलेंस बना रहे सभी के बीच में, और जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं हर क्रिया के बीच में बैलेंस बना रहे, है ना, जितनी भी चीजें करवानी है। नेक्स्ट है स्केड्यूलिंग, यानी कि समय का निर्धारण करना है कि कौन से वाले व्यक्ति को कितनी देर काम करना है या कौन सा वाला काम जो है वो कितनी देर होना है, ठीक। और नेक्स्ट आ जाता है मर्जर, यानी कि विलयन, कि जब भी 4 लोग काम कर रहे हैं अलग अलग, वो एक टाइम पे आके तो वो काम एक ही हो जाना है, तो कब कौन से वाले टाइम पे वो काम एक होगा, है ना। जैसे सिंपल सी अगर मैं एक उदाहरण दूं तो सपोज करो जैसे जो मैनेजमेंट है वो समझो घर में हो रहा है और सब्जी बनाने के लिए हो रहा है ना। तो जब भी सब्जी बनेगी तो 4 लोगों को 4 काम क्या दिए गए हैं। एक को दिया गया आलू काटने के लिए, एक को दिया गया है प्याज और वो काटने के लिए, है ना, टमाटर काटने के लिए, एक को दिया गया मसाले बनाने के लिए, ठीक है, और एक को पानी और ऑयल वगैरह ये अरेंज करने के लिए, है ना। तो वो चारों के चारों ने अपना अपना काम कर रहे हैं, उनको टाइम दे दिया, तुम्हें 5 मिनट मिलेंगे, तुम्हें 3 मिलेंगे, तुम्हें 2 मिलेंगे, तुम्हें 4 मिनट मिलेंगे, चारों को टाइम भी दे दिया है ना। और इसके बाद में जब चारों के चारों अपनी अपनी चीज़ें ले आएंगे तो उसका विलयन होगा, फिर एक आदमी को फिर दी जाएंगी चारों की चारों चीज़ें, फिर आगे वो उन चारों के चारों चीज़ों को मिक्सअप करके एक 5वां बंदा उसकी सब्जी बनाएगा, ठीक है। तो ये होता है विलयन, ठीक। और लास्ट आ जाता है हमारा कंट्रोलिंग यानी कि हर किसी को कंट्रोल करना, ये भी काम होता है इसका ही, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। देखो जैसे मैं बोल रही थी इन्होंने 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी दिए हैं, ठीक है। तो 14 जो प्रिंसिपल हैं या जो 14 सिद्धांत हैं प्रबंधन के वो कौन कौन से हैं। अब देखो यहाँ पे है ना, आपको बेसिकली क्या याद रख लेना है, सबके नाम याद रख लेना। यहाँ पे सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है कि पहला कौन सा है और लास्ट कौन सा, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस नहीं आएगा। यहाँ पर अगर पूछेगा भी ना तो 14वां वाला पूछेगा बस, कि जो 14वां वाला सिद्धांत है वो कौन सा है, या जो 14th सिद्धांत है वो कौन सा है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, मैं इसके बारे में भी बताती हूँ, ठीक है। तो देखो 14 सिद्धांत जो है, पहले में काम बांट दिया जाएगा, फिर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको दे दी जाएंगी, डिसिप्लिन मेंटेन होएगा, कमांड दे दी जाएंगी, डायरेक्शन कैसे क्या करना है वो दे दी जाएंगी। तो ये है ना, इनके सिर्फ आपको नाम याद रख लेने हैं सबके, है ना। लास्ट स्टेप जो होता है वो लास्ट चीज इन्होंने क्या बोली है, लास्ट में 14वां सिद्धांत जो है वो क्या है, ये है कि एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ठीक है। तो इन्होंने ये अपनी लैंग्वेज में बोला है ना, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला है, जिसका कि मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है। पर वो आपसे जो एग्जामिनर पूछेगा वो यूनिटी इज स्ट्रेंथ जो है वो कौन सा वाला सिद्धांत है हेनरी फेयोल का, वो ये नहीं पूछेगा, वो इसी नाम से ही पूछेगा, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है, तो इसका आपको 14वां वाले का ऐसे करके याद रखना है कि जो एस्पिरिट डी कॉर्प्स है वो हेनरी फेयोल का 14वां सिद्धांत है, ठीक है। अब ये सिद्धांत में ना, जैसे अगर हम पढ़ें भी तो देखो कार्य विभाजन का सिद्धांत, कि सबको उनकी एबिलिटी के अनुसार कार्य विभाजित करना है, प्राधिकार और उत्तरदायित्व सबको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अच्छे से काम करें, अनुशासन मेंटेन रहना चाहिए, बहुत ही बड़ा सिद्धांत होता है कोई भी काम को करने के लिए, आदेश की एकता, आदेश का पालन करना है ना। तो वैसे ही हैं ये सारे के सारे, आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, नाम आपको याद रख लेना है। चलिए, तो पहले का सब बता रहे हैं बी, कि जो प्रबंधन है वो क्या है। फर्स्ट का है बी, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्रोतों को सही प्रकार से उपयोग करना। देखो कैसे, कितने होशियार बच्चे हैं भाई हमारी क्लास के, है ना। सेकंड जो है प्रबंधन जो है वो क्या है, एक कला है, एक व्यवसाय है, या एक कंट्रोल है, या फिर सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। डी बिल्कुल करेक्ट विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंधन जो है वो है, प्रबंधन क्या है, विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, या कला है, या विज्ञान एवं कला दोनों है,
ठीक है। जैसे मैं बोल रही थी ना, कोई भी सब्जेक्ट का नाम आता है आपको सीधा टिक लगाना है। तो ये सारी की सारी चीजें, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर यहाँ पे विज्ञान एवं कला दोनों आ रहा है ना, यानी विज्ञान भी है और कला भी है, तो हम डी ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन कर देंगे टिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रबंधन जो है वो किस प्रकार की क्रिया है? मशीनी क्रिया है यानी मशीनों से कराई जाती है, या मानवीय क्रिया है यानी कि मानवों से कराई जाती है, या पाश्चिक क्रिया है यानी कि लेटरल एक्शन है कि साथ साथ में चलता रहता है किसी और के, या फिर प्राकृतिक क्रिया है यानी नेचुरल एक्शन है कि अपने आप होता रहता है, किसी को करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेचुरल एक्शन तो है नहीं, क्योंकि प्रबंधन तो करवाना पड़ता है ना, भी एकदम करेक्ट आंसर है। कि क्या होता है इसमें, प्रबंधन में लोग जो हैं उनसे काम करवाते हैं, जितने भी हमारे पास स्रोत हैं, संसाधन हैं, सोर्सेज हैं, उनका यूज करके इंसानों से काम करवाने की क्रिया है ना। जो भी उसमें इंडस्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल में जितने भी लोग हैं उनसे काम करवाने की क्रिया। नेक्स्ट है, किसी भी संगठन का मस्तिष्क कहा जाता है। चलिए जल्दी से बताइए, 5th क्वेश्चन है ये शायद, अब जो भी हो मैं यहाँ पे 5th लिख रही हूँ, तो आप लोग वैसे शायद 6th है ये, है ना, पर 5th लिख रही हूँ मैं, तो 5th का आंसर दो जल्दी से। किसी भी संगठन का मस्तिष्क हम किसको बोलते हैं? कोई बता रहा है ए और कोई बताता है बी। संगठन का मस्तिष्क किसको बोलेंगे? नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं बता रही थी, कोई भी कंपनी है ना, कोई भी स्कूल है, कोई भी विद्यालय है, कोई भी चीज है इवन, है ना, उस चीज का जो मस्तिष्क होगा वो क्या होगा? क्या बता रहे हो आप लोग? 5th का बता रहे हो आप लोग ए, है ना, और जो भी बी बता रहे हैं ना वो गलत है, ए होएगा, है ना, क्योंकि मैं क्या बोल रही थी, कोई भी संगठन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, उसको जो मैनेज कर रहे हैं लोग, उन्हीं का तो दिमाग चल रहा है, सारी की सारी चीजों में जो मैनेजर हुए हैं उन्हीं का ही तो दिमाग चल रहा है। तो कौन होगा? प्रबंधन होगा, मैनेजमेंट होगा, है ना, मस्तिष्क। अब प्रबंधन का हृदय किसको बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। संगठन का दिमाग तो बोलेंगे प्रबंधन को, प्रबंधन का हार्ट किसको बोलेंगे? प्रबंधन का दिल कौन सा होता है? 6th क्वेश्चन है ये, 6th का आप लोग बता रहे हो ए, अभिप्रेरणा, वेरी गुड, यानी कि मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन होता है इसका हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रबंधक जो कुछ करता है उसे कहते हैं, प्रबंधक जो भी कुछ कर रहा है, नहीं, मैनेजर जो कुछ भी कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन। ठीक, नेक्स्ट है, प्रबंधन को किसके द्वारा पहचाना गया था? चलो ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। 8th क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको इस साइंटिस्ट का नाम ना रट जाए, है ना, क्योंकि आपके देखो 2-2 सब्जेक्ट में प्रबंधन के बारे में आपको पढ़ना है, तो आपको ये साइंटिस्ट के बारे में तो रट जाना चाहिए सारी सारी चीजें। 6th का बता रहे हो आप लोग ए, वेरी गुड, और एकदम करेक्ट आंसर दिया है। जो हेनरी फेयोल हैं उनको तो आपको घोट के पी जाना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन करने से आशय पूर्व अनुमान लगाने एवं योजना बनाने, संगठन की व्यवस्था करने, निर्देश देने, समन्वय करने तथा नियंत्रण करने से है। ये किसने बोला था? ठीक है, देखो जब भी आर्ट वाला आ रहा है ना, तब तो आपको दूसरे साइंटिस्ट पे जाना है, यहाँ पे आर्ट नहीं लिख रहा है। ठीक है, कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये सारी की सारी चीजें करने की कला को प्रबंधन बोलते हैं, वो तो कोई दूसरा साइंटिस्ट था। ये किसने बोला था? 5 चीजें, है ना, जैसे कि क्या क्या था? प्लानिंग, अरेंजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंस्ट्रक्शन, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अरेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 किसने दी थी क्रियाएं, या ये 5 प्रोसेस किसने दी थी? प्रशासन की किस, हाँ जी बिल्कुल चंचल, 5 प्रोसेस किसने दी थी? ये 9th क्वेश्चन है, और आप लोग आंसर बता रहे हो ए पे कौन है? हेनरी फेयोल, बिल्कुल करेक्ट बात है। नेक्स्ट है, फेयोल के प्रबंधन के 14 सिद्धांत में से कौन सा नहीं है? ठीक है, इसमें से अगर हम देखेंगे ना कौन सा नहीं है। अब देखो आपको क्या होगा, अगर आपने फेयोल के 5 ये पढ़े हैं, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन क्यों आया है इसका मैं आपको वो बताती हूँ, जो एग्जामिनर होते हैं वो किस तरह से क्वेश्चन देते हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे ये जो 5 है, इनमें से सबसे पहला तो प्लानिंग ही होता है ना, सबसे पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, ये अरेंजिंग है ना, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजिंग या अरेंजिंग एक ही बात होती है, पर उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग बोला था, है ना, ऑर्गेनाइजिंग।
थर्ड जो होता है ये क्या होता है, डी से था, है ना, क्या था डी से, डायरेक्टिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, डायरेक्टिंग का ही मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना या डायरेक्ट करना, मतलब तो एक ही है। फोर्थ कौन सा था, फिर थे डबल सी, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग, है ना, और कंट्रोलिंग, ये 5 थे, ठीक है। पॉड सी करके याद करा था ना आपने, पॉड डबल सी ये करके याद करा था, है ना। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जो भी 14 सिद्धांत देखेगा ना, अगर उसने नहीं पढ़े एक बार, इसीलिए मैं बोल रही थी कि एक बार सबको पढ़ के चले जाना, सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जिसने भी नहीं पढ़े वो क्या सोचेगा, वो ये 5 के साथ में कंफ्यूज हो जाएगा। पहला वाला तो प्लानिंग है, प्लानिंग सबको याद रहेगा ही। और देखो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या दे रखा है, प्लानिंग दे रखा है ना। पर 14 सिद्धांत में प्लानिंग है ही नहीं। ये जो 5 चीजें हैं ना, इनमें से 1-2 चीज तो हैं 14 सिद्धांत में, है ना, पर प्लानिंग नहीं है, योजना नहीं होता उसमें। तो इसमें योजना जो है वो नहीं होता है, तो हमारा जो योजना वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, ये यही पूछ रहा है कि कौन सा वाला नहीं है ना। और अब आप क्या करोगे, आप ये 5 पढ़ के गए हो तो आपने योजना तो पढ़ाई है, प्लानिंग तो पढ़ी है, तो आप इस पे ये सोचोगे कि योजना तो है, इन तीनों में से कोई होगा जो नहीं होगा, है ना, जबकि योजना ही हमारा ऑप्शन जो है वो राइट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। ये किसने बोला है ना, कि व्यक्तियों का विकास होता है, वस्तुओं का निर्देशन नहीं होता। किसने बोला है ये चीज, चलिए जल्दी से बताइए किसने बोली है ये चीज। कौन सा क्वेश्चन था, मैं तो क्वेश्चन भी भूल गई हूँ। चलो 13 क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं, है ना। 13th क्वेश्चन बताइए कौन सा है, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। आप लोग बता रहे हो अभी, ये इसका ही बता रहे हो क्या, नहीं इसका नहीं है, 11th क्वेश्चन है ये। ओके चलो 11th लिख लेते हैं, है ना। चलो ये 11th क्वेश्चन है, और 11th का आप कौन सा बता रहे हो, करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल चंचल ने एकदम करेक्ट बताया है, और भी बहुत सारे लोग हैं, अयाना, सोनम और चंचल, गौरव, अभी, है ना, सोनम, अभी, गुंजन, सरोज और कब्जियोन, ओपी। बिल्कुल ये सारे के सारे लोग करेक्ट है, एप्पल जो है उन्होंने बोला था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रबंधन का आशय निर्णयन से है, ये किसने बोला था, तो ये बोला था रॉस मूर ने, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन खैर मुझे पता है कि एक साथ ऐसे देख करके नहीं याद होती हैं, उसके लिए थोड़ा 2-3 बार उनको रटना सा होता है ना। नेक्स्ट प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नीतियों का क्रियान्वयन, नियोजन एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। ये किसने बोला था, तो ये बोला था मिलवर्ड ने, ठीक है। ए ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट प्रबंध नियोजन की विधि है, ये किसने बोला था, तो ये हम किसने बोला था, ब्रीच ने बोला था। हमारा जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रबंधन लोगों के कार्य करने की कला है। ये किसने बोला था, कार्य करने की कला किसने बोला था, है ना, तो कला बोला था टेरी ने, ठीक है। फोन रख देती हूँ मैं। ये किसने बोला था, कार्य करने की कला है, तो कला वाला बोला था टेरी ने। ए ऑप्शन जो है हमारा वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है प्रबंधन वह है जो प्रबंध का संपादन करता है, ठीक है। जो प्रबंध का संपादन करता है किसने बोला है, लॉरेंस ने बोला है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन को गतिशील तथा जीवनदायक तत्व किस विद्वान ने माना है ना, कि ये जीवनदायक तत्व होता है। ये किसने बोला है, ये भी वहाँ पे करवाया हुआ था, ड्रकर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये चीज़ बोली थी, है ना। नेक्स्ट है प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है, किसका कथन है, ठीक है। तो मैं यही बोल रही थी आपको वहां पे कि विशिष्ट उद्देश्य जहां पे आ जाए ना, देखो यहाँ पे भी वही सारी चीजें, नियोजन, समन्वित, अभिप्रेरित, नियंत्रित, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे अगर आपको विशिष्ट उद्देश्य और कला दिख जाए तो आपको हेनरी फेयोल नहीं करना, तो क्या करना है, लुंडे करना है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है यहाँ पर वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रबंधन होता है वो सहायक होता है, यानी प्रबंधन जो है वो सहायक होता है किस किस में, नियोजन में, अभिप्रेरणा में और नियंत्रण में।
तीनों चीज में तीनों उसी के ही हैं, है ना। चलिए तो डी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है, जो विद्यालय प्रबंधन होता है उसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर होता है, तो देखो विद्यालय का प्रबंधन यानी कैसे कौन सी चीज कहाँ पे कैसे कब होनी है कितने टाइम में होनी है कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, प्राचार्य डिसाइड करता है ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध का उत्तरदायित्व किसके प्रति है, यानी किसके प्रति है, सरकार के प्रति है या समाज के प्रति है या स्वामी के प्रति है या इन सभी के प्रति है। तो प्रबंध का उत्तरदायित्व सबके प्रति है, सब पे एप्लीकेबल होता है जो हमारा प्रबंधन होता है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है प्रबंधन का उद्देश्य है, यानी जो प्रबंधन होता है उसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। पहला है आत्मविश्वास है, दूसरा है अभिव्यंजकता है, या तीसरा है संगठन है, या चौथा है प्रेरणा है यानी कि मोटिवेशन है, ठीक है। क्या है उद्देश्य प्रबंधन का, प्रबंधन का उद्देश्य हम देखें ना तो अभिव्यंजकता है, ठीक है, यानी एक्सप्रेसिव करना सारी की सारी चीजें कि तुमने ये काम अभी तक क्यों नहीं किया, ये काम ऐसे होना चाहिए, वो काम ऐसे होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, ठीक। तो प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज के लिए रोजगार का सृजन करना, तो बिल्कुल करेक्ट बात है ना। पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, ये भी करेक्ट बात है। कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना यानी सैलरी उचित देना, ये भी बढ़िया बात है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है प्रबंधन का महत्व जो है वो किस चीज में है, सीमित साधनों में जीवन यापन करना, यानी जितनी भी हमारे पास चीजें हैं उन्हीं से ही काम चलाना, है ना। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि प्रबंधन का मतलब ये होता है जितने भी हमारे पास साधन हैं उनका यूज करके जो भी हमारा लक्ष्य उसको प्राप्त करना। नेक्स्ट है मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग करने में, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। जो संसाधन है ना, जैसे प्रबंधन का मतलब होता है संसाधनों को यूज करके और जो भी हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करना, है ना। तो ये यहाँ पे मानवीय और भौतिक संसाधन तो लिख ही रहा है, इसके संसाधन के बारे में हम कल बात करेंगे। जो संसाधन होते हैं ना वो बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, है ना। तो 2 यहाँ पे दिए हुए हैं, 2 और होते हैं, हम कल बात करेंगे। नेक्स्ट है परिवार के सदस्यों में समन्वय स्थापित करना, तो समन्वय स्थापित करना भी इसी का काम होता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना भी, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जैसे अगर हम घर की बात करें कि घर में जो प्रबंधक होता है या जो प्रबंधन करता है वो कौन होता है, घर में कौन होता है, पापा होते हैं, है ना। वही सारी की सारी चीजें कर रहे होते हैं ना, सारे के सारे डिसीजन वही ले रहे होते हैं। जब भी कोई भी चीज होती है, दीदी की शादी करनी है उसकी प्लानिंग उसका सारा कुछ कौन करता है, पापा करते हैं, है ना। और घर के जितने भी लोग हैं उन सबसे सारी की सारी चीजों को करवाते हैं और उनको कंट्रोल भी करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। विद्यालय प्रबंधन की अगर बात करें तो इसकी आवश्यकता बेसिकली है क्यों, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबंधन की जरूरत पड़ेगी ताकि अच्छे से चलता रहे, सारी की सारी चीजें जो है वो बढ़िया से मैनेज होती रहे। नेक्स्ट है विद्यालय के विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। नेक्स्ट है बालक के बहुमुखी विकास के लिए, तो जितनी भी चीजें हो रही होती है ना, जहां पर भी बहुमुखी चहुमुखी, तो उस विकास के लिए मतलब चारों दिशाओं में विकास हो रहा हो बच्चों का, तो ये तो हर किसी का उद्देश्य होगा ही होगा। डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय का एक उद्देश्य व लक्ष्य होता है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। और उस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रबंधन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन विद्यालय के सफल संचालन की कुंजी है, तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि अच्छे से संचालन होता रहे विद्यालय का, इसके लिए जरूरी है वहाँ पे एक प्रबंधन टीम हो जो कि स्कूल की सारी चीजें देखे कि सब बढ़िया से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। नेक्स्ट विद्यालय हेतु भौतिक संसाधनों की व्यवस्था हेतु प्रबंधन कौशल आवश्यक है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। चाहे कोई भी संसाधन हो, मानवीय संसाधन हो, भौतिक संसाधन हो, चाहे कोई भी संसाधन हो, हर किसी का बढ़िया से यूज करना किसको आता है, मैनेजमेंट को आता है ना। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उचित विद्यालय प्रबंधन हेतु विद्यालय में आवश्यक है, क्या आवश्यक है, पर्याप्त मात्रा में छात्र हों, तो बिल्कुल करेक्ट बात है ना। क्योंकि अगर पर्याप्त मात्रा में छात्र ही नहीं हुए विद्यालय में और प्रबंधन की टीम है इतनी लंबी चौड़ी, तो वो कैसे काम करेगी फिर, है ना। तो पर्याप्त मात्रा में छात्र भी होने चाहिए, योग्य अध्यापक भी होने चाहिए और पर्याप्त साधन भी होने चाहिए, यानी डी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा
करेक्ट। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन की विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है प्रबंधन की? तो व्यवहारिकता होती है ये, है ना, प्रैक्टिकलिटी होती है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है ना। नेक्स्ट है लचीलापन होता है इसके अंदर, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। जैसे मतलब अभी खैर आप लोगों ने कहीं करी नहीं होगी जॉब, लेकिन अगर आपने कहीं करी भी है ना, स्कूल वगैरह में अगर कहीं पे करी भी है, तो आपने ना देखा होगा जो भी वहाँ का मैनेजमेंट होता है ना, वो जैसे ही देखेगा ना कि कोई टीचर हमारे स्कूल से भागने वाला है, मतलब जाने वाला है, और वो टीचर बढ़िया है, वो उनको जाने नहीं देना चाहते, है ना, तो मैनेजमेंट जो है ना इवन 1-2 पॉलिसी भी उनके लिए तोड़ देंगे, अपने कॉलेज का 1-2 रूल भी उनके लिए तोड़ देंगे, है ना, ऐसे भी होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो खैर मतलब जो भी चीज़ को सक्सेसफुल होना है उसको फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा, है ना। तो लचीलापन होता है, यानी कि ऐसे नहीं होता है एक बार जो डिसाइड कर लिया वही है और हम नहीं चेंज हो सकते, ऐसे नहीं, चेंज हो जाने चाहिए परिस्थिति को देख के, ठीक। नेक्स्ट है उद्देश्य केंद्रित होता है विद्यालय प्रबंधन, तो ये भी करेक्ट बात है, क्योंकि एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, और उसकी प्राप्ति करना ही प्रबंधन का काम होता है ना। तो यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रबंधन जो है उसकी विशेषता क्या क्या है। पहला है एक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है, ये एक प्रोसेस है ना। और नेक्स्ट है कि ये विज्ञान और कला दोनों है, तो ये भी करेक्ट बात है। और प्रबंधन करना, नेतृत्व करना होता है, ये भी करेक्ट बात है। जैसे मैं बता रही थी आप लोगों को, प्रबंधन और नेतृत्व जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों का एक जैसा ही काम होता है ना। नेक्स्ट है प्रबंधन की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी गलत है, इसमें है गलत कौन सी है। तो प्रबंधन एक लक्ष्य उन्मुख गतिविधि है, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने की गतिविधि है, तो ये तो करेक्ट बात है ना। नेक्स्ट है प्रबंधन अमूर्त होता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो ये भी करेक्ट बात है। अमूर्त का और मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब जैसे मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, मूर्त का मतलब समझ लिया करो मूर्ति से, है ना, यानी कि जिसकी कोई फिजिकल अवस्था है, जिसकी कोई भौतिक अवस्था है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, है ना। पर अमूर्त का मतलब क्या होता है? जिसको हम छू देख नहीं सकते हैं, है ना। जैसे कि मेरे अंदर अगर कोई भी विचार आ रहा है, ठीक, या फिर मैं आपसे अगर कोई बात कर रही हूँ, तो अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरी जो बात है ना, आप उसको छू थोड़े ना सकते हो, है ना, या उसको देख थोड़े ना सकते हो। तो मेरी जो बात है वो क्या है? वो एक अमूर्त चीज़ है ना, यानी उसको आप छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। मूर्त चीज़ का मतलब होता है मूर्ति, समझ लो। तो मूर्ति जो है उसको हम छू भी सकते हैं, कैसी बनी हुई है वो क्या है, और देख भी सकते हैं, है ना। तो प्रबंधन अमूर्त होता है, यानी जो भी चीज़ें, जो भी प्रोसेस चल रही होती है, वैसे तो जितनी भी प्रक्रिया होती हैं सारी की सारी अमूर्त ही होती हैं, है ना। प्रबंधन भी एक प्रक्रिया है, तो ऑब्वियसली ये भी अमूर्त ही होगा, है ना। यानी जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं, प्लानिंग किसी चीज़ की चल रही है ना, तो उसको उसकी कोई अवस्था थोड़ी ना बनी हुई है ना। तो उसको हम कोई छू थोड़े ना सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं कि हाँ स्कूल में बड़ा काम जोरों शोरों से चल रहा है, पर वो काम जो चल रहा है उसकी कोई अवस्था थोड़े ना है। तो प्रबंधन अमूर्त होता है, ये भी करेक्ट बात है। और नेक्स्ट प्रबंधन समस्या पैदा करने वाला दृष्टिकोण है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। समस्या थोड़ी ना पैदा करता है ये, ठीक है, ये तो समस्या को सुलझाता है बल्कि। नेक्स्ट प्रबंधक बहुविषयक होता है, तो बिल्कुल बहुविषयक होता है, ये भी करेक्ट बात है। यानी यहाँ पे पूछा है कौन सी चीज़ गलत है, तो गलत कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो जाएगा यहाँ पे गलत, ठीक। चलिए नेक्स्ट है प्रबंधन जो है वो बहुविषयक होता है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, बहुविषयक है, इसका मतलब क्या होता है? तो पहला है प्रबंधन एक विज्ञान है, ये तो मतलब नहीं है बहुविषयक का। बहुविषयक मतलब जिसके बहुत सारे विषय हों, है ना, तो ये तो गलत बात है। नेक्स्ट है प्रबंधन सिद्धांत एवं सापेक्ष होता है, ये भी नहीं बन रहा बात, है ना। नेक्स्ट है प्रबंधन कई अन्य विषयों के ढांचों की मदद से विकसित किया गया है ना। जैसे मैं बता रही थी, कोई भी विषय आ जाए, है ना, चाहे कला आ जाए, चाहे ये आ जाए, साइंस आ जाए, चाहे कोई भी प्रकार के साइंस आ जाए, चाहे मनोविज्ञान आ जाए, कुछ भी आ जाए, सारी की सारी चीज़ें होता है प्रबंधन। तो मतलब ये बहुत सारे विषय होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे विषयों के ढांचे की मदद से विकसित किया जाता है, ये मतलब हुआ कि ये बहुविषयक होता है, ठीक। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है प्रबंधन जो है इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? इसका लक्ष्य क्या होता है? कंट्रोल करना होता है, या विकास करना होता है, या फिर सुपरविजन करना होता है। जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारे के सारे काम हैं प्रबंधन के, ठीक है, यानी डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। स्कूल प्रबंधन जो है, अगर हम इसके तत्वों की बात करें कि ये जो है कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है,
तो यहाँ पर 4 तत्व, जैसे कि मैं आप लोगों को कल बता रही थी कि 4 तरीके के तत्व होते हैं जिनसे मिलकर के विद्यालय प्रबंधन जो है वो बना हुआ होता है ना। जिसमें से फर्स्ट जो होता है ये भौतिक होता है, यानी कि फिजिकल होता है। इसमें सारी की सारी भौतिक चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे विद्यालय का भवन हो गया, यानी कि स्कूल की बिल्डिंग हो गई, या फिर फर्नीचर हो गया, वही टेबल कुर्सी मेज, और पुस्तकालय हो गया जो लाइब्रेरी होती है, या खेल का मैदान हो गया यानी प्लेग्राउंड हो गया, और छात्रावास हो गया जहाँ पर छात्र रहते हैं यानी हॉस्टल, ठीक है। तो ये सारी की सारी भौतिक चीज़ें हैं। तो एक चीज़ तो ये आ गई, क्योंकि ये सब का भी अपने विद्यालय प्रबंधन स्टार्टिंग में पढ़ा था ऑलरेडी कि ये भी सारी की सारी चीज़ें उसमें आती हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे मानवीय जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मानवीय घटक कौन कौन से होते हैं? मानव वाले, जिसके अंदर मानव हो यानी जिसके अंदर इंसान हो, मनुष्य हो जिसके अंदर, ठीक। जैसे कि मनुष्य कौन कौन होगा? छात्र होंगे, या फिर शिक्षक होंगे, या प्रधानाचार्य, जो प्रबंध कमेटी के सदस्य हैं वो, शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है वो, या प्रसिद्ध शिक्षाविद जो हैं वो, है ना। यानी कि बहुत जो बढ़िया एजुकेशनलिस्ट होते हैं वो, या फिर विद्यालय के पर्यवेक्षक जो हैं, यानी जो विद्यालय को सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं, उसकी निगरानी करते हैं, वो लोग, है ना। नेक्स्ट आ जाएगा वित्तीय घटक। वित्तीय घटक कौन से हो जाएंगे? फाइनेंशियल घटक या फाइनेंशियल एलिमेंट कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे जो पैसों से रिलेटेड है ना। तो जो विद्यालय की फीस है, एक तो वो हो जाएगी, और एक अनुदान हो जाएगा, और एक कोष हो जाएगा, यानी जो भी फंड्स वगैरह मिलते हैं स्कूल को वो हो जाएंगे वित्तीय घटक, ठीक है। क्योंकि ये भी तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है प्रबंधन के लिए, वित्तीय घटक, है ना। देखा जाए तो सारे के सारे बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, जितने भी 4 एलिमेंट हमने बताए, चारों के चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और नेक्स्ट आ जाता है सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? वही सारी की सारी चीज़ें, एक तरीके से जो भी स्कूल में प्रोसेस हो रहा होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैद्धांतिक। जैसे कि समय सारणी बनाना, टाइम टेबल, है ना, अनुशासन को मेंटेन करना, या पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो करवाना, या फिर रूल्स और जो प्रिंसिपल्स हैं यानी नियम और सिद्धांत जो हैं वो हो जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पूजा नहीं, नाराज तो नहीं है नाराज क्यों होंगे? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट स्लाइड की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है प्रोसेस जो है स्कूल मैनेजमेंट का, वो है क्या, है ना, यानी प्रक्रिया जो है वो है क्या, ठीक। अब देखो आपको है ना जो हेनरी फेयोल ने दी थी वो आपको याद है, वो क्या थी? पॉड डबल सी थी, है ना। P फॉर क्या था? प्लानिंग था। अब देखो यहाँ पर भी P फॉर प्लानिंग है, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग यानी आयोजन ही है, D का मतलब क्या होता था? डायरेक्टिंग होता था, ठीक है। अब डायरेक्ट करना लोगों को, तो डायरेक्टिंग के अंदर ही आ जाता है मोटिवेटिंग या मोटिवेशन भी, क्योंकि डायरेक्ट करने का मतलब क्या है? लोगों को बता रहे हो ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है, और जब लोगों के अंदर थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो आप उनको मोटिवेट भी कर रहे हो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये जो यहाँ पे मोटिवेटिंग है ना, ये भी डायरेक्टिंग का ही पार्ट है देखा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रोलिंग। तो सी से कंट्रोलिंग तो हमारा लास्ट वाला होता है सबसे वैसे कंट्रोलिंग, है ना। तो यहाँ पर ये कंट्रोलिंग आ जाएगा और लास्ट वाला आ जाएगा यहाँ पे मॉनिटरिंग, ठीक है। तो देखा जाए ना तो आपको बेसिकली करना क्या है, ये 5 तो आपको वैसे ही सीक्वेंस से याद कर लेने हैं। पॉड डबल सी अगर हेनरी फेयोल के नाम से आएगा तो आपको यही 5 ही बताने हैं, है ना। तो अगर वहां पर ये आ गया मोटिवेटिंग आ गया ना तो इसको काट देना। अगर हेनरी फेयोल वाले 5 पूछे जा रहे हैं तो वो 5 तो यही ही होंगे, है ना। तो अगर हेनरी फेयोल के पूछे जा रहे हैं तो आप इसको काट दोगे, लेकिन अगर कॉमनली पूछे जा रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग करके चीजें बताई हैं, तो आप बेसिकली ना इनके सबके नाम याद रख लेना कि हाँ निगरानी यानी कि मॉनिटर करना भी, नियंत्रण तो है, ये तीनों तो हर किसी में है ही, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। पर आप ऐसे देख लेना अगर मोटिवेटिंग या मॉनिटरिंग भी आ रहा है और हेनरी फेयोल का नाम नहीं दिया हुआ है तो ये भी चीज हमारी करेक्ट है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे जो फंक्शन होते हैं प्रबंधन के वो कौन कौन से होते हैं, है ना। अब देखो आप इनके फंक्शन भी देखोगे ना तो मूल कार्य जो है ना यहाँ पर भी पूछा जाएगा, मूल कार्य या फिर बेसिक से जो वो है कार्य हैं या बेसिक फंक्शन है वो कौन कौन से हैं, या फिर ऐसे ही नॉर्मली अगर कार्य पूछे जा रहे हैं तो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर हम बेसिक फंक्शन की बात करें तो जो हमने पढ़े हैं ना पॉड सीसी करके वही ही है ना। तो प्रबंधन के मूल कार्य क्या हो जाएंगे, योजना बनाना हो जाएगा सबसे पहले, यानी कि प्लानिंग करना हो जाएगा।
अब इसके अंदर क्या है, योजना बनाने में क्या होता है, निर्णय लेना होता है कि भविष्य में क्या होना चाहिए और कार्यवाही के लिए योजना तैयार होती है यहाँ पे, है ना, कि फ्यूचर में बेसिकली हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है, क्या प्राप्त करना है, उसके लिए योजना बनाई जाती है, उसके लिए प्लान बनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आयोजन करना। ठीक है, आयोजन करने का मतलब क्या है, हमने प्लानिंग बना तो ली, पर ये प्लानिंग को पूरा कौन करेगा, और प्लानिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, पैसे भी तो चाहिए होंगे, ठीक है, लोग भी तो चाहिए होंगे। तो अभी यहाँ पर आयोजन करने में हम लोग क्या करेंगे कि जो मानवीय संसाधन है, मतलब जो भी लोग हमें चाहिए, और जो गैर मानवीय संसाधन है जैसे कि स्कूल का टाइम टेबल हो गया, है ना, स्कूल का जो डिसिप्लिन है वो हो गया, ठीक है, या फिर पैसे हो गए, या फिर लाइब्रेरी हो गई, लाइब्रेरी में जो बुक्स वगैरह हो गई, या फिर लेबोरेटरी हो गई, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो अब जो हमने प्लानिंग करी है ना, जो भी हमारा लक्ष्य है उसके लिए हमने जो भी प्लानिंग करी थी, उस प्लानिंग के लिए यहाँ पर हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी और कुछ चीजों की भी जरूरत पड़ेगी, यानी मानवीय और गैर मानवीय संसाधन जो है उनको व्यवस्थित करा जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, कोऑर्डिनेट करने में क्या होगा कि संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जो मानवीय और गैर मानवीय संसाधन है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे। ठीक है, ताकि जो काम है वो सुचारू रूप से अच्छे से चलता रहे। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा कमांड करना। ठीक है, कमांड करने का मतलब क्या है, हाँ ये और एक बात आप याद रख लेना कि यहाँ पर है ना, आपको एक चीज याद रख लेनी है कि जो मूल कार्य है ना वो आपको POCCC से याद रखना है ना, ये पीछे होगा भी, मैं आपको एक बार बता देती हूँ पीछे से ही, देखो यहाँ पर देखिए आप लोग। ठीक, देखो यहाँ पर ये क्या है, POCCC। ठीक है, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये होते हैं प्रबंधन के मूल कार्य। ठीक है, तो बेसिक फंक्शन आपको POCCC करके याद रख लेना है ना। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कमांडिंग, यानी आदेश देना। तो आदेश देने में क्या होगा कि अब हमने सारा काम कर लिया है, यानी कि प्लानिंग भी बना ली, उस प्लानिंग के लिए लोग चाहिए और जो चीज़ें चाहिए वो भी इकट्ठा कर ली, उन चीज़ों के और लोगों के बीच में समन्वय भी बिठा दिया है। अब हमें क्या करना होगा, लोगों को आदेश देना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा कमांड देना लोगों को कि आपको कौन सा काम कितने टाइम में कैसे कैसे करना है। और लास्ट आ जाता है नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल करना कि जो भी हमने प्लान किया था उसी के जैसा ही हमारा काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, उस चीज़ को कंट्रोल करना, यानी सारे के सारे लोग जो हैं उन पर बेसिकली कंट्रोल करना कि उन्होंने कितना काम कर लिया या उनसे बेसिकली और काम अच्छे से करवाना अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो मूल रूप से अगर देखा जाएगा ना तो ये 5 जो हैं, आयोजन, समन्वय और नियंत्रण। ठीक है, ये क्या है, हेनरी फेयोल ने ही दिए हैं ये पांचों के पांचों तत्व। ठीक, जो POCCC जो था, डायरेक्ट करना, अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना या फिर डायरेक्ट करना ना, दोनों में बड़ा ऐसे थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है ना। तो आप ऐसे करके याद कर लीजिएगा, POCCC या POCCC। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा C था, C क्या था, कोऑर्डिनेट करना या डायरेक्ट करना। ठीक है, इन दोनों में थोड़ी सी समानताएं होती हैं, इसीलिए या तो D आ रहा है या C आ रहा है। तो आप समझ लेना हेनरी फेयोल जो है, क्योंकि कई जगह पे POCCC भी दिया हुआ है, कई जगह पे POCCC भी करके दिया हुआ है ना, लेकिन अगर कॉमन आ रहा है तो वहाँ पर ये ज़्यादातर दे रखा होता है POCCC। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा क्लियर करके रखिएगा। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो जैसा कि मैं बता रही थी कि हेनरी फेयोल ने तो 5 ही दिए थे, लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो लास्ट वाले जो 2 हैं उनको 1 ही कर दिया गया है ना। तो और अगर हम यहाँ पर देखेंगे लास्ट वाले जो 3 है बेसिकली उनको क्या कर दिया गया है, 2 बना दिया गया है ना। तो अभी क्या है, अब प्रबंधन के 4 आमतौर पर स्वीकृत कार्य हैं, यानी अभी 4 कार्य होते हैं, जिनमें से कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, योजना बनाना, संगठित करना, नेतृत्व करना और नियंत्रण करना। यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग तो हर किसी में है ही है ना। यहाँ पर जो हमारे 3 थे, CCC ले लो या DCC ले लो, बात एक ही है ना, उन तीनों को 1 कर दिया गया। या हम मान सकते हैं जो 3rd और 4th वाला था ना, इनको 1 कर दिया गया है ना, 3rd और 4th वाले को। यानी कि क्या था, या तो हम डायरेक्टिंग और कमांडिंग ले सकते हैं, है ना, और या हम ले सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग और कमांडिंग। तो इन दोनों को है ना 1 कर दिया गया है, किसमें, लीडिंग में। तो उन दोनों को 1 बना दिया गया है। चलो मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा अच्छे से ना। ठीक है, देखो बेसिकली अगर हम हेनरी फेयोल की बात करते हैं तो हमारे पास जो 5 चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला है प्लानिंग, ठीक है, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग,
ठीक है, और तीसरा है डायरेक्टिंग। अब ये डायरेक्टिंग हो या यहाँ पे दूसरी चीज हो कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, ये एक ही मतलब है इसका, है ना। और अगर चौथा जो है वो है कमांडिंग, है ना, और पांचवा है कंट्रोलिंग, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको दिख ही रहा होगा, थोड़ा मैनेज कर लेना, आपको सारी चीज पता तो है, ठीक है। ये किसका है, हेनरी फेयोल का है। अब आपको क्या करना है, जो कॉमन वाले हैं वो कौन कौन से हैं, तो प्लानिंग की जगह प्लानिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट प्लानिंग है, यहाँ पर भी फर्स्ट प्लानिंग है। दूसरा कौन सा है, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजिंग है, यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजिंग है। अब आपको क्या देखना है, जो थर्ड और फोर्थ है ना, इन दोनों को एक मिला करके लीडिंग कर दिया गया है, ठीक है। अब आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। और लास्ट जो कंट्रोलिंग है वो तो कंट्रोलिंग है ही, तो थर्ड और फोर्थ को मिला के एक कर दिया गया है। अगर हम आधुनिक में देखते हैं तो अगर आधुनिक वाला पूछा जा रहा है तो आपको ये 4 ही बताने हैं, फिर आपको 5 पे नहीं जाना है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा क्लियर करके रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्या हो गया, क्या हो गया भाई, लड़ाइयाँ मत किया करो भाई ठीक है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, प्रबंधन की रूपरेखा के मूल तत्व कौन कौन से। अब देखो आपने 5 तो देख ही लिए हैं कि कौन कौन सी चीजें। अब बेसिकली है क्या, अगर जो आपने ना बेसिक फंक्शन भी पढ़ लिए हैं, यानी जो मूल कार्य होते हैं वो भी पढ़ लिए हैं, है ना। मूल कार्य या फिर बेसिक फंक्शन ये भी आपने पढ़ लिए हैं। तो अब यहाँ पर ये जो एक स्लाइड है ना, ये इसके बारे में है। देखो आपने 5 पढ़े थे कि जो फंडामेंटल फ्रेमवर्क होता है मैनेजमेंट का, उसमें 5 चीजें आती हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है ना। पर अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में ना उन 5 से अलग भी चीजें पूछी जा सकती हैं, और जब उन 5 से अलग पूछी जाएंगी तो कौन कौन सी आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि ना प्रबंध जो है ना वो भी एक बहुत ही ज़्यादा वाइड एरिया है, तो हम उसको ऐसे छोटे से 5-5 चीज़ों में नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम करा है इसके ऊपर, सबने सबने तत्व दिए हैं, है ना। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए 6 तत्व हैं, यहाँ पे कितने 6 तत्व हैं। आपने हेनरी फेयोल का पढ़ लिया, उन्होंने 5 तत्व दिए थे। आपने फिर आधुनिक का पढ़ लिया, उन्होंने 4 ही कर दिए, तीसरे और चौथे को भी एक में ही कन्वर्ट कर दिया, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे है 6, ठीक है। तो आपको है ना ये सारे के सारे नाम याद रख लेने, कहीं वहां पर आए इवेल्युएशन कि इवेल्युएशन है या नहीं मूल तत्व प्रबंध का, और आप उसको कट कर दो कि नहीं है ना, क्योंकि वहां पे आपको ध्यान रखना है वो बोल क्या रहा है, आधुनिक बोल रहा है या फिर हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग बोल रहा है, या फिर अगर उसने नॉर्मली सारी चीजें दे रखी हैं तो फिर आपको सारी ही याद रखनी है। जैसे नियोजन नियंत्रण ये तो हर किसी में है ही, है ना। डायरेक्टिंग ये उसमें था ही जो हमने हेनरी फेयोल का पढ़ा था, है ना। कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन भी था उसमें, कम्युनिकेशन नहीं था, है ना, और इवेल्युएशन नहीं था, ठीक है, अगर हम हेनरी फेयोल वाले की बात करते हैं तो, ठीक है। तो आपको ये और 2 याद रख लेने की, अगर संप्रेषण आएगा यानी बातचीत करना आएगा, कम्युनिकेशन बिठाना एक दूसरे के बीच में, तो उसको भी हमें टिक करना है, यानी सही है ये, और अगर इवेल्युएशन आया उसको भी हमें टिक करना है। और यहाँ पे ऐसे करके भी आएगा कि क्या प्रबंधन के मूल तत्व 6 हैं, तो आपको उस पर भी टिक करना है। अगर उन्होंने पूछा है हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग तो आपको 4 पे टिक करना है, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग दिए हैं, तो मूल्यांकन और ये भी है इसके पार्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्रबंधन के जो मूल कार्य हैं वो कौन कौन से। भी देखो पीछे आपने कितने पढ़े थे, 5 प्रमुख कार्य पढ़े हैं, है ना, और यहाँ पे आप देखोगे कितने आ गए, यहाँ पे आ गए 7 मूल कार्य, है ना। अब ये 7 मूल कार्य कौन कौन से हैं, जब यहाँ पे प्रमुख कार्य दे दिया जाए आपके क्वेश्चन पेपर में, प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं या कितने हैं, तो आपको 7 ही लिखने हैं प्रमुख कार्य, ठीक है। अगर दिया जाए मूल कार्य कितने हैं,
तो मूल कार्य पे कितना लगाना है, मूल कार्य है 5, ऐसे करके आपको याद रखना है। और ये भी किसके अकॉर्डिंग है, हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग। अगर कॉमनली आधुनिक पूछा जा रहा है तो आपको कितना बताना है, 4 बताना है, ठीक है। और अब ये तो मूल कार्य की बात हो गई है ना। अगर प्रमुख कार्य की बात बताई जा रही तो आपको कितने बताने हैं, 7 बताने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लानिंग, कंट्रोल, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, ये चारों तो हैं ही हैं, ये तो हमने पीछे भी पढ़ लिए हैं। अब इसमें 3 अलग कौन से हैं, तो एक अपॉइंटमेंट हो गया और एक हो गया मोटिवेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और मोटिवेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक ये और हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। और हाँ, ये बजटिंग में तभी सोच रही थी एक और कहाँ रह गया, तो आपको इसमें 3 याद करने हैं। एक बजटिंग याद करना है कि बजटिंग भी होता है और अपॉइंटमेंट भी होता है और मोटिवेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। ये तीनों और आ जाएंगे प्रमुख कार्य के अंदर, ठीक। तो इस तरीके से आप याद रख लेना इसको, है ना। और ये मैं आज ये बना रही थी और फिर मुझे बाद में याद आया कि ये तो हमारे कल ही हो चुके थे इतने क्वेश्चन, तो है ना। ये भी बहुविषयक वाला भी हो गया था, मुख्य लक्ष्य है ये भी हो गया था, विद्यालय के मानवीय, नहीं ये नहीं हुआ था, है ना। ये तो हो गया था इतना, तो प्रबंधन की विशेषता है ये भी हो गया था, कौन सी गलत है ये भी हो गया था, बहुविषयक है ये भी हो गया था, है ना। यहाँ से था शायद हमारा ना, प्रबंधन के मुख्य लक्ष्य हैं, यहाँ से करना है हमें, है ना। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं अभी। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, अभी आपको बताने, अब आपको सब पता चल गया। प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य है यानी जो मेन गोल है वो क्या है, नियंत्रण करना है, डेवलपमेंट करना है या सुपरविजन करना है या सारी की सारी चीज़ें करना है, इसका मुख्य लक्ष्य होता है, ठीक। चलिए जल्दी से बता दीजिए। चलिए मैं पढ़ रही हूँ, जल्दी जल्दी बताओ, मैं आपके कमेंट पे ही मेरी नज़र है। क्या बता रहे हो आप लोग, अरे कमेंट्स करो भाई जल्दी जल्दी, इतना टाइम लोगे क्या। चलिए आप लोग बता रहे हो इसका आंसर डी, और आप लोगों ने बताया है एकदम करेक्ट। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी वाला करेक्ट, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यानी शैक्षिक प्रशासन और प्रबंध का कार्य है। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंध जो है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक, ठीक है। यानी इंस्ट्रक्शनल और नॉन इंस्ट्रक्शनल दोनों काम होते हैं क्या प्रशासन और प्रबंधन के। अब मैं इन दोनों मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि है क्या। देखो निर्देशात्मक का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को निर्देश देना कि ये वाला काम ऐसे करो, ये वाला काम ऐसे करो, ठीक है, वो तो हो गया निर्देशात्मक। गैर निर्देशात्मक कार्य क्या होगा, जो वो खुद कर रहे हैं, है ना। जैसे कि सपोज करो शैक्षिक प्रशासन या प्रबंध है तो प्रधानाचार्य मान लो, प्रधानाचार्य जो है वो प्रबंधक की तरह काम करता है। तो जब प्रधानाचार्य जो टीचर हैं उन सभी को अगर वो यानी निर्देश दे रहा है या उनको ऑर्डर दे रहा है ना, कि आपको आज ये वाली क्लास ऐसे लेनी है, तो वो क्या हो गया, निर्देशात्मक कार्य हो गया। गैर निर्देशात्मक कार्य क्या हो जाएगा, जैसे कि उसने बोला है लाइब्रेरियन को कि कौन कौन सी बुक नहीं है मेरे को बताओ, है ना, तो वो लाइब्रेरियन बताएगा। और जो अभी प्रबंधक है यानी जो प्रधानाचार्य है वो जब भी बुक्स को मंगवा रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, गैर निर्देशात्मक कार्य हो जाएगा, है ना। या फिर वो चक्कर मार रहा है, वो विजिट कर रहा है, देख रहा है चारों तरफ कि सब सुचारू रूप से अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा, सारे टीचर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो कौन सा हो जाएगा, गैर निर्देशात्मक कार्य हो जाएगा, है ना। तो जो शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन होता है इसमें दोनों तरीके का काम होते हैं, निर्देशात्मक भी और गैर निर्देशात्मक भी, ठीक है। यानी ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। या फिर गैर निर्देशात्मक की बात करें तो जैसे बच्चों को लेकर के चले गए आप और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो करवा रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, गैर निर्देशात्मक है। तो ये दोनों ही कार्य होते हैं शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के, कि वो निर्देशात्मक कार्य भी करते हैं और गैर निर्देशात्मक भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है विद्यालय में मानवीय संसाधनों का
अंग है, ठीक है। जैसे हमने 4 तरीके के पढ़े थे संसाधन कि जो भी विद्यालय प्रबंधन होता है उसके 4 तरीके के संसाधन होते हैं। अब यहाँ पर ये मानवीय पूछ रहे हैं, यानी जिनमें मानव होते हैं, ठीक है। तो शिक्षक जो है वो भी मानव है, छात्र जो है वो भी मानव है, और जो समुदाय है यानी स्कूल के आसपास का जो समुदाय है, जो कम्युनिटी है, उसमें भी मानव है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो आप लोग, 3rd का डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं सोच रही हूँ टाइमर लगा दिया करेंगे, अभी आज तो खैर मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रही हूँ, और बोर्ड पे जब भी पढ़ाया करूँगी ना तो टाइमर लगा दिया करूँगी, है ना, ताकि आप लोग टाइमर के अकॉर्डिंग अच्छे से आंसर दो। चलो नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? किसका? विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? यानी कोऑर्डिनेशन जब भी हम करते हैं तो किस चीज़ का कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है। देखो फाइनेंशियल और भौतिक, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। यानी जो भी हमारे वित्तीय संसाधन हैं, यानी यहाँ से पैसा आएगा और उनको हम कहाँ पे खर्च करेंगे? जो भौतिक संसाधन होगा उनके लिए हम उनको खर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर सबसे कम देखा जाए ना तो समन्वय किसका नहीं होगा? मानवीय संसाधन का। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंध का मानवीय घटक नहीं है। अब यहाँ पे पूछा है मानवीय घटक कौन सा नहीं है, ठीक है। विद्यालय प्रबंध का मानवीय घटक कौन सा नहीं है? अब देखो आप यहाँ पे ना बहुत सारे लोग किस पे टिक लगा दोगे? अभिभावक पे लगा दोगे, लेकिन जो विद्यालय प्रबंध होता है ना वहाँ पर अध्यापक जो होता है वो भी मानवीय घटक होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। प्रबंध जो है वहां पर मानवीय घटक कौन नहीं है? शिक्षा मंत्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि शिक्षा मंत्री थोड़े ना विद्यालय में जा करके विजिट कर रहा है डेली, है ना, डेली या फिर 1 साल में या जो भी है, हर विद्यालय में जाके थोड़े ना शिक्षा मंत्री विजिट कर रहा है, और वो शिक्षा मंत्री जाके थोड़ी ना देख रहा है कि कौन सी चीजें क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? शिक्षा मंत्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि मानवीय संसाधन का उपयोग किसके लिए आवश्यक है? किस चीज़ के लिए आवश्यक है? उत्तम शिक्षा के लिए, या सरल शिक्षा के लिए, या कठिन शिक्षा के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए, है ना। 6th क्वेश्चन है ये। 6th क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दो कि मानवीय संसाधन का उपयोग किसके लिए आवश्यक है? उत्तम शिक्षा के लिए, यानी कि बढ़िया एजुकेशन हो, या सिंपल सी एजुकेशन हो, सरल सी एजुकेशन हो, या बहुत हार्ड एजुकेशन हो, या सभी के लिए ज़रूरी है? ह्यूमन रिसोर्सेस, यानी जो अध्यापक होते हैं, प्रधान अध्यापक होते हैं, वो सारे के सारे, है ना, तो वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? चलिए आप लोग क्या बता रहे हो? आप बता रहे हो मानवीय संसाधन का उपयोग किसके लिए आवश्यक है? देखो सारे तो नहीं हो सकते, डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ना। सबके लिए कैसे हो जाएगी? अगर सरल शिक्षा के लिए तो कठिन शिक्षा के लिए कैसे हो सकती है ना। अगर इन दोनों को भी सोचा जाए तो इन दोनों में से भी तो एक के लिए ही हो सकती है। जो मानवीय संसाधन है, जो शिक्षक हैं, जो प्रधानाचार्य है, या जो और जो फंड्स वगैरह दे रहे हैं स्कूल को, वो लोग हैं, है ना, या प्रबंधन के सदस्य हैं, या प्रशासन के सदस्य हैं, तो वो सारे के सारे सदस्य जो हैं वो किसके लिए आवश्यक होते हैं? किस चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं? बढ़िया शिक्षा के लिए ज़रूरी हैं, या सरल शिक्षा के लिए, या कठिन शिक्षा के लिए, या फिर उपयुक्त सभी? चलिए बताइए। 7th क्वेश्चन है ये, 7th नहीं है शायद, 6th क्वेश्चन है ये। चलो जो भी होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा उत्तम शिक्षा के लिए, यानी बढ़िया शिक्षा के लिए। सिंपल और हार्ड से मतलब नहीं है, बढ़िया शिक्षा होनी चाहिए, उत्तम शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का कार्य क्या होता है? यानी जो प्लानिंग होती है उसका काम क्या होता है ना। तो नियोजन का या प्लानिंग जो हम करते हैं, क्यों करते हैं? तो इच्छित लक्ष्यों के लिए भविष्य की तैयारी करते हैं इसमें, या वित्तीय नियोजन करते हैं, या कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं, या फिर उपयुक्त सभी करते हैं, ठीक है। देखो नियोजन का काम क्या हो जाएगा? नियोजन का काम होता है सारी की सारी चीज़ें करना, यानी डी ऑप्शन जो है यहाँ पर वो हो जाता है करेक्ट। अगर हम यहाँ पर देखें ना, जो प्लानिंग है हमारी, उसका बेसिकली सबसे बढ़िया जो काम है ना, अगर यहाँ पे हो जाए कि प्रमुख कार्य क्या होता है, अगर ऐसे करके दिया हुआ होता है ना कि प्रमुख कार्य क्या होता है, तो प्रमुख कार्य क्या होगा? ये वाला, इच्छित लक्ष्यों के लिए भविष्य की तैयारी करना, प्रमुख कार्य तो यही ही होगा। लेकिन यहाँ पे सारे कार्य पूछे जा रहे हैं ना, तो सारे कार्य हो जाएंगे ये सारे के सारे।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया जो है वो क्या है, यानी जब भी प्रबंधन करना होता है, जो हमने सारे के सारे पढ़े थे, तो क्या है, प्लान करना, व्यवस्था करना। यहाँ पे अरेंज की जगह ना ऑर्गेनाइजिंग भी हो सकता है, जैसे मैं कल भी बता रही थी कि दोनों की जगह कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही है, अरेंज करना या ऑर्गेनाइज करना, है ना। तो अरेंज करना या ऑर्गेनाइज करना ये भी होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन करना भी होता है ना। यानी ये सभी जो है ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रबंधन जो होते हैं उसके घटक हैं, इसके घटक कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे घटक, देखो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों तो आ ही गए, है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन तो ये भी होता है, यानी हमारा जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। बेसिकली ये वाले दोनों क्वेश्चन आप देखोगे तो सेम ही है, बस थोड़ी सी इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी है। यहाँ पर दी है प्रबंधन और यहाँ पे दिया है शैक्षिक प्रबंधन, इसीलिए यहाँ पर नियोजन, व्यवस्था या संगठन भी बोल सकते हैं इसको, और प्रशासन, इन तीनों के आगे इन्होंने बस शैक्षिक लगा दिया है ना, जैसे आपको दिख रहा होगा। बाकी क्वेश्चन दोनों सेम ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा कार्य है जो प्रबंधन का नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लानिंग करना तो होता है कार्य, संगठन करना भी होता है और समन्वय करना भी होता है, यानी कोऑर्डिनेशन करना भी होता है। शिक्षण जो कार्य होता है ये प्रबंधन का नहीं होता है, क्योंकि शिक्षण कौन कराता है, शिक्षण कराता है शिक्षक, है ना, तो ये नहीं होता है, यानी बी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट है इनमें से प्रबंधन का प्रारूप नहीं है, कौन सा प्रबंधन का प्रारूप नहीं है या कौन सा फॉर्म नहीं है प्रबंधन का, है ना। जैसे मैं बता रही थी कि सारी की सारी चीजें आएंगी, आपको याद रख लेने हैं। तो देखो नियोजन भी होता है, ऑर्गेनाइजिंग भी होता है, नहीं संगठन भी होता है, ये भी हमने याद किया था, और प्रशासन भी होता है। कौन सा नहीं होता है, अधिगम नहीं होता है, लर्निंग नहीं होती है। लर्निंग जो है वो कौन करवाएगा, जो टीचर वगैरह हैं वो इन्वॉल्व होंगे लर्निंग में, प्रबंधन इन्वॉल्व नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है प्रबंधन की श्रेणी नहीं है, इनमें से कौन सी प्रबंधन की श्रेणी नहीं है। चलिए अभी मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत आ गए हैं, और अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर कोई भी हो, हम इस पे 10th नंबर डाल लेते हैं, है ना। वैसे तो ये ज़्यादा ही होगा, 10 से 11वां या 12वां क्वेश्चन होगा आराम से, है ना, पर हम 10 डाल लेते हैं। चलिए 10th क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि प्रबंधन की श्रेणी इनमें से कौन सी नहीं होगी। 12वां क्वेश्चन आ गया ये क्या, 12 का बता रहे हो आप लोग। गुंजन क्या हो गया, आप लोग बता रहे हो डी, यानी कि एजुकेशन, और बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो आप, यानी हमारा जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे एकदम करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रबंधन का चरण नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, अब ये 13th क्वेश्चन है, अब जल्दी जल्दी आप लोग ये आंसर दो, क्योंकि वही सारे के सारे आ रहे हैं, है ना। तो अभी आपको ही बताने सारे के सारे क्वेश्चन, जिससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए 13th क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, 13th का बता रहे हो, अच्छा आने लगे हैं अभी आप लोगों के जवाब, और आप लोग बता रहे हो डी, है ना। और डी एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखो नियोजन पढ़ लिया हमने, कंट्रोल पढ़ लिया, है ना, और इनवाइट करना ये भी किसके अंदर आ जाएगा, निमंत्रण करना या फिर इनवाइट करना किसके अंदर आ जाएगा, जो हम नियुक्ति करते हैं। तो निमंत्रण या फिर नियुक्ति जो है वो एक ही चीज़ है यहाँ पर, है ना, शैक्षिक प्रबंधन के अंदर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्य प्रबंधकीय कार्य नहीं है। ठीक है, इनमें से प्रबंधन का कार्य कौन सा नहीं होगा, चलिए जल्दी से बताइए। यानी कि कंट्रोल करना है या नहीं, प्लानिंग करना है या नहीं, ऑर्गेनाइज करना है या नहीं, या मार्केटिंग करना है या नहीं है। प्रबंधन का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है, या प्रबंधकीय कार्य कौन सा नहीं है। 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता रहे हो सी, है ना। अच्छा चलो कोई ना, सो जाओ सो जाओ गुंजन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आप लोग एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हो, वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग हैं, कौन कौन से हैं, नियोजन और संगठन और नियंत्रण।
या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 15th क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। 15th का बता रहे हो आप लोग डी और एकदम करेक्ट बता रहे हो, यानी उपरोक्त सभी जो है ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कार्य है विद्यालय के मानवीय और भौतिक संसाधनों को गतिशील संगठन इकाइयों में परिवर्तित किया जा सके या फिर उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रकार कार्य किया जा सके, है ना, ताकि उद्देश्य की पूर्ति हो सके, इसके लिए कार्य किया जा सके, जिसके लिए प्रबंधन किया जा रहा है उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो सके, है ना। तो दोनों की दोनों चीज़ें करेक्ट हैं, यानी जो मानवीय और भौतिक संसाधन होते हैं उनको हम ऐसे परिवर्तित कर दें कि जो भी हमने सोच रखा है वो पूरा हो जाए, और दूसरा उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए भी जो प्रबंधन है वो भी इसका कार्य होता है, यानी दोनों कार्य होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रबंधन की मुख्य क्रिया है कौन कौन सी है, ये सारी की सारी हैं, यानी प्लान करना भी, व्यवस्था करना भी, प्रशासन करना भी, यानी उपरोक्त सभी। जैसा कि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, यहाँ अरेंज या ऑर्गेनाइजिंग कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, जो इंग्लिश वाले हैं वो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, यानी प्रबंधन को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो इसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। आपको पता है प्रबंधन की कितनी श्रेणियां हैं, 5 श्रेणियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रबंधन के कितने चरण होते हैं। चरण कितने हैं इसके, देखो चरण जब भी पूछा जाएगा ना, यानी कि स्टेज जब भी पूछी जाएंगी तो आपको 4 पे लगाना है, क्योंकि जो आधुनिक वाला है ना, जो आधुनिक प्रबंधन है उसके 4 स्टेज हैं, है ना। तो अगर प्रबंधन के चरण पूछे जा रहे हैं, अगर फंक्शन पूछे जा रहे हैं या फिर वो पूछे जा रहे हैं, एलिमेंट पूछे जा रहे हैं, तो आप 5 ही बताइएगा, या फिर श्रेणी भी पूछी जा रही, कैटेगरी भी पूछी जा रही, लेकिन अगर बात स्टेज की आ रही है तो 4 स्टेज ही बताने हैं। ठीक है, क्योंकि आधुनिक प्रबंधन के 4 स्टेज होते हैं। नेक्स्ट है, प्रबंधन जो है उसका कार्य है, क्या है प्रबंधन का कार्य, तो अभी आपको रट गया होगा, नियोजन भी, नियंत्रण भी, संगठन भी, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विद्यालय प्रबंधन का सोपान है, कौन सा सोपान है, आपको पता ही है सारे के सारे सोपान है, यानी ये सभी जो है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रबंधन का सोपान कौन कौन सा है, यानी कि प्लान करना और अरेंज करना या फिर ऑर्गेनाइज करना, है ना, दोनों एक ही चीज़ है। बार बार मैं लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि ऑरेंज लिख रहा हो, ऑर्गेनाइज लिख रहा हो, दोनों का मतलब एक ही, आप इसको मानेंगे। ठीक है, तो व्यवस्था करना या फिर अग्रसरण करना, यानी एडवांसमेंट करना, है ना। तो ये सारे के सारे शिक्षण प्रबंधन के सोपान हैं, यानी कि स्टेप्स हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के। एडवांसमेंट करने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा स्कूल है उसको बेसिकली एडवांसमेंट की तरफ ले जाना, है ना। जैसे अपने इंडिया के अंदर देखोगे, हमारी देखो 3 एजुकेशन पॉलिसी आ गई हैं ऑलरेडी, है ना, और जिनमें से भी 2 जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी हैं उनमें अमेंडमेंट कर करके, है ना, 2 और बन गई थी। तो टोटल देखा जाए जब से हमारी जो वो हुआ है, मतलब जब से हमारी इंडिपेंडेंस हुई है ना, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से हमारी 5 एजुकेशन पॉलिसी बन गई, अगर सबको मिला लिया जाए तो। वैसे तो 3 ही हैं, पर 2 बार अमेंडमेंट भी तो हो चुके हैं, है ना, तो 5 हो गई, है ना। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, अग्रसरण के लिए तो कर रहे हैं, ताकि एडवांसमेंट हो सके, है ना। चलिए नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन का सोपान नहीं है, इनमें से कौन सा है जो विद्यालय प्रबंधन का सोपान नहीं है, कौन सा नहीं है, एकेडमिक नहीं है ना। बाकी सारे के सारे तो सबके हैं ही, प्लानिंग भी, संगठन भी और समन्वय भी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्रबंधन का सबसे पहला कार्य है, सबसे पहला कार्य कौन सा है, तो सबसे पहला तो प्लानिंग ही आता है। कहीं भी देख लो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा है, हर जगह पे प्लानिंग पढ़ी है, यानी कि नियोजन पढ़ा है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रबंधन का सर्वाधिक घटक कौन सा है ना। अब देखो यहाँ पर पूछ रहे हैं पहला कार्य, और यहाँ पे पूछ रहे हैं सर्वाधिक घटक, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटक कौन सा है, शैक्षिक प्रबंधन का, है ना। तो सर्वाधिक घटक पूछ रहे हैं, यानी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला काम होता है हर किसी प्रबंधन का, चाहे वो कहीं का भी प्रबंधन हो, कि नियोजन करना। प्लानिंग फर्स्ट स्टेप होता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ये, है ना। तो जो यहाँ पर शैक्षिक
नियोजन है वो हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि जिस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे ना आगे सारी की सारी चीज़ें उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही तो होने वाली हैं। अगर आपने प्लानिंग गलत कर दी ना तो आगे वाली चीज़ें जो है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही करोगे, तो ऑब्वियसली वो प्लानिंग अगर गलत होगी तो वो सारी की सारी गलत ही हो जाएंगी। अगर आपने प्लानिंग बढ़िया करी है तो आगे के जितने स्टेप हैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही तो करोगे सबको, तो वो सारे के सारे हो ही जाएंगे अच्छे, है ना। तो शैक्षिक नियोजन पहला घटक भी पूछे तो भी पहला घटक या पहला कार्य या पहला स्टेप कुछ भी पूछे कौन सा होता है, नियोजन। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा होता है, नियोजन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आधुनिक संप्रदाय के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के तत्व हैं। ठीक है, तो आधुनिक संप्रदाय के अनुसार, हाँ वो ये चीज़ एक वो कर लेना, आधुनिक संप्रदाय के अनुसार मैं 4 बोल रही थी ना, वो 4 नहीं होते, कितने होते, 6 होते हैं, है ना। जो लास्ट में मैंने करवाए थे ना 6 जो आ रहे थे वो हैं आधुनिक संप्रदाय के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग इसको थोड़ा क्लियर कर लेना। वहाँ पे मैं नोट्स में चलो उसको इंक्लूड कर दूंगी, जहाँ पे 6 लिखवाए हुए हैं वहाँ पे मैं लिख भी दूंगी कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कितने हैं, 6। ठीक, चलिए नेक्स्ट है नियोजन एक दृष्टिकोण है जो आधारित है, यानी नियोजन जो है वो एक दृष्टिकोण है जो किस चीज़ पर आधारित है, तो ये तर्क संगता पर आधारित है। यानी जितना ज़्यादा लॉजिकली हम सोचेंगे उतना ज़्यादा नियोजन को हम बढ़िया कर सकेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा लॉजिकली हम सोचेंगे, इमोशंस पे आधारित नहीं है कि उसने, चलो टीचर जो है वो ये बोल रहा है हमको बढ़िया ज़्यादा काम मत देना, तो जो भी प्लान कर रहा है वो अभी टीचरों के लिए ज़्यादा काम नहीं डाल रहा, इस चीज़ पे नहीं, वो तर्क संगता पर आधारित होगा प्लानिंग जो है वो। जैसे कि सपोज करो अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाऊँ, जैसे एक प्लानिंग टीम है, अब ये जो प्लानिंग टीम है ना इसको बेसिकली स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए प्लान बनाना है, तो ये क्या करेगा, ये जितने भी स्कूल के जितने भी बेसिकली हमने जो 4 प्रकार के तत्व पढ़े थे वो चारों प्रकार के तत्व जो हैं उनको लिखेगा। जैसे यहाँ पर मानवीय है ना, यहाँ पर भौतिक, यहाँ पर जो भी 4 प्रकार के होते हैं वो सबको लिख लेगा। अब इन 4 प्रकार के लिखने के बाद में इनके काम क्या क्या होंगे आगे हमारे लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, वो चारों के काम लिख लेगा, है ना। अब ये काम लिखेगा, कैसे लिखेगा, लॉजिकली लिखेगा कि किसको कौन सा काम देने से क्या इंप्रूवमेंट आएगी स्कूल में। वो इस चीज़ पे नहीं लिखेगा, भावनाओं पे नहीं लिखेगा, है ना, बाकी चलो टीचरों ने बोला था हमें ज़्यादा काम मत देना तो चलो इनको ज़्यादा काम मत दो, है ना ऐसे नहीं चलता काम, तर्क संगता पर आधारित होगा। ठीक है, नेक्स्ट नियोजन तंत्र स्तरों में नहीं है, यानी नियोजन के जो तंत्र स्तर होते हैं उनमें कौन सा नहीं है, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना तो तंत्र स्तर, ये चलो मैं बना के आपको दे भी दूंगी नोट्स में, वरना इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, है ना। देखो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आएगा केंद्रीय स्तर। ठीक है, इसमें भी अभी और भी आएंगे वो भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, केंद्रीय स्तर आएगा, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, समझ लो मोदी गवर्नमेंट, वो है ना, जो सेंट्रल लेवल पे काम होते हैं। जैसे कौन कौन हो गए सेंट्रल लेवल के, NCERT हो गया या CBSE हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, केंद्रीय स्तर के तंत्र है ना। तो केंद्रीय स्तर हो गया। सेकंड स्तर हमारा कौन सा आता है, राज्य स्तर आएगा। जैसे कि जो यूपी में शिक्षा मंत्री वगैरह हैं वो कौन है, वो राज्य स्तर हो गया। राज्य स्तर के बाद में कौन सा आता है, जिला स्तर। ठीक है, और जिला स्तर के बाद में भी कौन सा आता है, एक और आता है जिसको हम बोलते हैं जो बेसिकली वीडियो, अगर आपने पढ़ा होगा, है ना, तो ये भी इसी का ही काम होता है, वीडियो नहीं VEO, है ना, ये भी आपने बी ऐसे करके होता है, BEO यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ये भी एक बढ़िया पोस्ट होती है और BEd करने के बाद में अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। BEO के लिए जो टीचरों के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है वो BEO होता है ना, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो इससे जिला स्तर से जो नीचे वाला काम होता है ना वो इस BEO का होता है, तो ये भी एक लेवल होता है इससे नीचे, है ना। जबकि जो मध्य स्तर होता है ये कोई स्तर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे स्तरों में कौन सा नहीं होगा, मध्य स्तर जो है यानी मिडिल लेवल जो है ये कोई लेवल नहीं है, है ना। सेंट्रल लेवल होता है, राज्य स्तर होता है, जिला स्तर होता है, मध्य स्तर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है, एक कार्यक्रम के सभी तत्वों के बीच सद्भाव लाने के लिए आवश्यक है, यानी जो भी जितने भी तत्व हैं, चारों के चारों तत्व, उनके बीच में अगर हमें हार्मनी लानी है, यानी सब बढ़िया तरह से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए काम करें, तो अगर हमें ये चीज़ करवानी है तो हमें सबके बीच में क्या बिठाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, यानी कि समन्वय बिठाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है शैक्षिक प्रबंधन में समन्वय का कार्य है, यानी जो समन्वय होता है एक दूसरे के बीच में, हमें बेसिकली जो हार्मनी बिठानी है उसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हितधारकों के बीच में संबंध स्थापित करना। ठीक है, कि रिलेशनशिप बढ़िया बन जाए सबके बीच में। नेक्स्ट है कार्य का विभाजन निम्नलिखित में से किस कार्य के अंतर्गत आता है, यानी जब कार्य का विभाजन होता है,
ठीक है। तो कार्य का विभाजन किसके अंतर्गत आएगा, संगठन के अंदर आएगा, है ना। जैसे दूसरी बार में ही मैं बता रही थी आप लोगों को, पहला स्टेप तो प्लानिंग ही होता है ना। प्लानिंग में क्या करते हैं, तो प्लानिंग में क्या करते हैं, प्लान बना लिया पूरा का पूरा कि हाँ ये वाले इतने घटक हैं, ये हैं, इनसे ऐसे ऐसे काम करवाने, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप आता है ना संगठन, उसके अंदर जो हमने प्लानिंग कराई थी ना, उसके लिए जो जो भी लोग चाहिए, जो जो भी चीज़ें चाहिए, है ना, उन सबको बुला के और उनका काम डिवाइड होता है। तो किसके अंदर होता है, ऑर्गेनाइजिंग या फिर संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, इस वाले स्टेप के अंदर होता है कार्य का विभाजन, ठीक है। प्लानिंग हो गई, अब सबको बुला करके उनके काम समझाए जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संगठन अपनी मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप समझो, वह प्रक्रिया जो जिसके द्वारा संगठन अपनी मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है, यानी मानव संसाधन जो है वो कम पड़ रहे हैं, है ना। तो मानव संसाधन अगर बढ़ाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, नियुक्तिकरण करना पड़ेगा, यानी कि नई वैकेंसी निकालनी पड़ेगी टीचरों के लिए, या फिर जो भी और मानव संसाधन में सिर्फ टीचर नहीं आते, प्रधानाध्यापक हो या टीचर हो या फिर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो हो या लाइब्रेरियन हो, तो ये सारे के सारे मानव संसाधन ही हैं। अगर इनकी कमी पड़ रही है और इनको अगर पूरा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नियुक्तिकरण करना पड़ेगा, ठीक।